क्या हालचाल आपके, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। आई एम ओम त्रिवेदी एंड आज हम मिल रहे हैं एक खास पर्पस से दोस्तों। आज शुरू करने वाले हैं बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज बीसीके का अपना कोर्स, सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 4 जो बिजनेस इकोनॉमिक्स के साथ आप बीसीके पढ़ते हो। लास्ट कोर्स है, कहते हैं ना कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो ये लास्ट पेपर 40 मार्क्स का पेपर है, फुली इंटरेस्टिंग, स्कोरिंग एंड बहुत बहुत आसान, इजीएस्ट पेपर है आपके सीए फाउंडेशन के कोर्स का। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ ओम त्रिवेदी के साथ आप ये कोर्स करने वाले हो और बहुत इंजॉय करने वाले हैं हम सब। इस कोर्स के अंदर बहुत सारा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं। यस, इस पेपर के बारे में तुमने बहुत सारी चीजें सुन रखी होंगी, उनसे कुछ अलग, कुछ इंटरेस्टिंग फन में इसको हम लर्न करने वाले हैं। पता भी नहीं चलेगा कब सिलेबस खत्म हो गया। और 40 मार्क्स के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, फुल आउट 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करने के लिए। एग्जाम ओरिएंटेड होके आईसीआई के मॉड्यूल के बेसिस पे वी आर गोइंग टू कवर दिस सिलेबस। अब जब मैं मॉड्यूल की बात कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, उसका एक खास रीजन है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका आईसीआई का मॉड्यूल है, जो आपने जरूर ही देखा होगा, अब तक देखा है या नहीं देखा है, सच सच बताना। अगर जिन्होंने ओपन किया है, थोड़ा देखा है, तो उनको थोड़ा सा लगा होगा बहुत सारा थियोरेटिकल है, पता नहीं बीएसटी बिजनेस स्टडीज जैसा 11-12 जैसा कुछ पेपर है, या बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट जैसा कुछ पेपर है, राइट। यस, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, ऐसा ही कुछ पेपर है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी है। और सबसे खास बात है, ये बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज हमारे एग्जाम में आते हैं 40 मार्क्स के फ्रेंड्स, और वो भी 40 मार्क्स में पूरे के पूरे एमसीक्यूज आते हैं जो कंपल्सरी है। और आपको पता ही है कि जब एमसीक्यूज आते हैं तो एमसीक्यूज को हिट करने के लिए हमें उस सब्जेक्ट की डेप्थ नॉलेज की जरूरत पड़ती है। पता नहीं कौन सी लाइन, कौन से सेंटेंस, कौन से फॉर्मेशन से क्वेश्चन आएगा। तो यहां पे आपको बुक रटने की जरूरत नहीं है, बुक को समझने की जरूरत है। और जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड होते जाएंगे, वैसे वैसे आप एमसीक्यू, आपको लगेगा कि हाँ, ये सिचुएशन में ये चीज होती है, तो ये वाला एमसीक्यू का ऑप्शन ए, बी नहीं, सी नहीं, डी सही है, राइट। इसी अप्रोच से इस कोर्स को मैं आपको कराने वाला हूं दोस्तों। एक और इंट्रोडक्टरी बात मैं आपको बता के चलूं कि ये जो मॉड्यूल है तुम्हारा, ये आईसीआई के लिए इसका मेजर पोर्शन मैंने बोर्ड ऑफ स्टडीज के लिए तैयार किया है। और आप आईसीआई के क्लाउड में अगर जाओगे तो वहां भी आप मेरे लेक्चर देख सकते हो, वहां भी आपको थोड़े बहुत लेक्चर मेरे दिखेंगे जो इंस्टीट्यूट के बिहाफ पे मैंने रिकॉर्ड करके वहां पे डाला है। सो थैंक्स टू आईसीआई फॉर दिस। एंड फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे बीसीके, और हम पहले जानने की कोशिश करेंगे कि बीसीके हमारी लाइफ में क्यों है। ऐसा इंटरेस्टिंग पेपर, जनरली लास्ट पेपर है, बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं, आपको रिलैक्स नहीं होना है। और इसमें बुक, मॉड्यूल, स्पेशली मॉड्यूल की मैं बात कर रहा हूं, और बुक तो रीड खुद करने की कोशिश नहीं करनी है। ये मैं आपको रीड कराऊंगा, मैं क्लास में विजुअलाइज कराऊंगा, मैं क्लास में आपको, इंडस्ट्री का बंदा हूं, इंडस्ट्री के हिसाब से आपको पूरी ट्रेनिंग दूंगा। हर चीज को ऑडियो से, वीडियो से, बहुत सारे एक्टिविटीज से, बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके मैं आपको हर कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करके आपके टिप पे ला दूंगा। तो इसकी तैयारी हम करने वाले हैं क्लास के अंदर। इसकी तैयारी हम बिल्कुल घर पे जाके कुछ भी नहीं पढ़ने वाले, बस क्लास में ही सब कुछ ओवर होगा। और रही बात एमसीक्यू की, एमसीक्यू मैं आपको कराऊंगा बहुत इंटरेस्टिंग स्टाइल में, जो मेरा एक सेट स्टाइल है, केबीसीए कौन बनेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, फन में लर्न करेंगे हम। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज ये अपना पेपर, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। ओके, सबसे पहली बात, इस पेपर को ध्यान में देखते ही, सोचने के साथ ही मेरे दिमाग में आती है कि ये पेपर क्यों है। ये सब पेपर आपके लिए है, आपके लिए है, आपके लिए, आपके लिए, आप सबके लिए है ये पेपर। आप सब क्या कर रहे हो सीए फाउंडेशन में, क्यों सीए फाउंडेशन पढ़ रहे हो? क्योंकि आप सब ने आज नहीं तो कल क्या बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। सोचने की बात है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के क्या करोगे यार? क्या ऐसी जरूरत थी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनना है, कुछ और नहीं बन सकते थे, राइट? ऑब्वियसली आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में अभी तक सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स पढ़ चुके हो, आप लॉ पढ़ चुके हो, आप मैथमेटिक्स एंड उसके साथ रीजनिंग पढ़ चुके हो, बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हो, और उस सब्जेक्ट में आपने वही सारी चीजें पढ़ी है जिसका नाम मैंने लिया है। बीसीके में कुछ आप अलग करने वाले हो, आप इन सब की इंप्लीमेंटेशन सीखने वाले हो। जब आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब सीए बन के आप क्या करोगे, आपके कुछ खास रोल होंगे इंडस्ट्री के लिए। तुम में से कोई प्रैक्टिस में जाएगा, तुम में से कोई किसी इंडस्ट्री में जाएगा, तुम में से कोई आईटीसी के लिए काम करेगा, तुम में से कोई ये अपने नेस्ले के लिए काम करेगा। तो अलग अलग फर्म्स के लिए, अलग अलग कंपनियों के लिए तुम करने वाले हो काम। और काम करते हुए तुम्हारे कुछ रोल्स होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, जिसके लिए सीए तुम्हें एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम्हें हायर किया जाएगा किसी भी इंस्टीट्यूट में। अग्रीड?
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी प्रैक्टिसिंग फर्म में, या कल को हो सकता है तुम अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करो, हो सकता है किसी पीएसयू के लिए जाके काम करो, ओएनजीसी के लिए काम करो, हो सकता है तुम किसी एशियन पेंट्स के लिए काम करो। मतलब अलग अलग बंदे, आप ही के दोस्त जो सारे क्लस्टर हो, आप जो सब मेरे से पढ़ रहे हो, अलग अलग टाइम में सीए इंटर फाइनल करके प्रैक्टिस करने के लिए अलग अलग इंडस्ट्री में जाके आप काम करोगे, या जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके क्लाइंट्स अलग अलग इंडस्ट्री के होंगे। उस समय आपको इस पेपर की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। और इसका एक बड़ा भाई भी है, इसका एक छोटा भाई है जो तुमने 11th-12th में पढ़ा है, बीएसटी के नाम से, बिजनेस स्टडीज के नाम से। जो कॉमर्स के बच्चे हैं, जो नॉन कॉमर्स के बच्चे हैं, उन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा, उनको मैं पढ़ाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग उनका ये बेस कोर्स होगा। और इसका एक बड़ा भाई है जो सीए इंटरमीडिएट में जब आप जाओगे तो सीए इंटरमीडिएट में पढ़ोगे, पेपर नंबर 7, उसका नाम है EISSM, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। उस पेपर का फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन में 40 मार्क्स का आप पढ़ रहे हो, तो इसलिए ध्यान रखना। और उसका भी एक बड़ा भाई है, जब आप सीए फाइनल में जाओगे वहां 2 पेपर आप पढ़ोगे, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उस कोर्स का भी बेस कोर्स यहीं पे है। पहले आप बीसीके से बेस बनाओगे, फिर EISSM में बेस को काफी एक्सटेंड कर दोगे। काफी इंटरेस्टिंग है, काफी वास्ट पेपर है वो, बहुत मजा आएगा। और मैं फिर पढ़ाऊंगा आपको सीए इंटरमीडिएट के अंदर। और जब फाइनल में तुम पहुंचोगे तो वहां पे एक पेपर होगा, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपके लिए दोनों ग्रुप में एक एक पेपर, वहां भी मैं आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो ये तीनों कोर्स एक सीक्वेंस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एक पढ़ा मतलब स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ की फिलॉसफी है। पहले बीसीके पढ़ोगे, फिर EISSM पढ़ोगे, और फिर वहां पे SCM एंड SFM पढ़ोगे। आप समझ में आई बात? इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, खास करके जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो हो सकता है कि आपको अलग अलग इंडस्ट्री से डील करना पड़े। अलग अलग टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम करेगा कोई, एफएमसीजी में काम करने वाला है कोई, पेंट्स वाली इंडस्ट्री में काम करने वाला है कोई, पीएसयू के लिए जाके काम करने वाला है कोई, पावर सेक्टर में काम करेगा कोई, माइनिंग में काम करेगा कोई, स्टील में काम करेगा। अलग अलग इंडस्ट्री में आपको अलग अलग इंटरेक्शन करने का, अलग अलग उनके रूल होंगे, अलग अलग उनके तौर तरीके होंगे, अलग अलग तरीके के उनके प्रोडक्ट्स होंगे, अलग अलग तरीके के उनके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होंगे। और आपने सबको समझना है, तो ये पेपर को बड़े ध्यान से पढ़ना है। और जब आप इस नेचर से, इस तरीके से इस पेपर को पढ़ोगे तो आपको ये पेपर भी समझ में आएगा। और मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं, विद ऑल इनोवेटिव टूल्स एंड टेक्निक्स, हम 40 मार्क्स के जो एमसीक्यूज है वो कंप्लीट 40 आउट ऑफ 40 हिट करने वाले हैं। सो अभी आपको थोड़ी सी बात समझ में आई होगी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको अलग अलग इंडस्ट्री को समझने की जरूरत है। और जिस बिजनेस में खासकर आप जाने वाले हो, सपोज आप किसी एशियन पेंट्स के लिए काम करते हो, उसके प्रोडक्ट क्या है, उसके सर्विसेज क्या है, उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है, उसके गोल ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बिजनेस क्या है, उसका एनवायरमेंट क्या है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी प्रोसीजर उसे इफेक्ट करते हैं, क्या क्या चीजों से वो कंपनी इंटरेक्ट करती है, कैसे कैसे अलग अलग तरीके से वो डील करती है, हर चीज का बेसिक नॉलेज, जिसे हम कहते हैं एडवांस लेवल पे पढ़ने वाले बिजनेस एनालिसिस करना। जब तक आप बिजनेस को एनालाइज नहीं करोगे, आप उस बिजनेस के लिए कोई अच्छा एडवाइस या अच्छा डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते दोस्तों। इसलिए ये पेपर है आपकी लाइफ में। अमूमन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर ध्यान से देखोगे तो करता ही क्या है, उसके कुछ खास काम है। जैसे वो कंसल्टेंसी देता है, जैसे वो फंडिंग की रिक्वायरमेंट देखता है, अकाउंटिंग, कंप्लायंस, ऑडिटिंग, अश्योरेंस, अलग अलग कंपनियों का, अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को वो सर्विसेज देता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रोल है। आपको इस पेपर में समझने को मिलेगा कि जब मैं अलग अलग कंपनी के लिए काम करूंगा तो ये रोल मैं कैसे प्ले करूंगा। मैं टैक्स प्लानर का रोल करूंगा, मैं किसी स्टील इंडस्ट्री के क्लाइंट को डील कर रहा हूं, या कंसल्टेंसी दे रहा हूं, या उसकी फंडिंग की रिक्वायरमेंट चेक कर रहा हूं, या उसका ऑडिट करने गया हूं, तो उस एंटिटी को मैं कैसे समझूंगा कि ये कैसे काम करती है। इसके लिए बड़े सारे पेपर, बहुत सारा कुछ डिजाइन इस मॉड्यूल के अंदर, इस 40 मार्क्स के पेपर में किया गया, जो कंप्लीटली प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल है। जो बुक आपने, बिल्कुल मैंने आपको एडवाइस किया कि बुक आपने पढ़ने की खुद कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। बुक को आपने मेरे साथ पढ़ना है, और मेरे साथ पढ़ के क्लास में ही सब कुछ तैयार होकर जाना है, सो दैट कि जब तुम एग्जाम देने जाओ तो तुम्हें 40 के 40 मार्क्स। और यहां पे आप कितनी लाइनें रटोगे, लाइनें पढ़ने से खूब अच्छी नींद आएगी, लेकिन जब मैं आपको बहुत सारे मॉडर्न टेक्निक से विजुअलाइज कराऊंगा तो आपको हर बात रियल लाइफ लगेगी, और हर प्रैक्टिकल क्वेश्चन तुमसे यूं टिप पे हिट होगा। और भगवान से अच्छा मनाओ कि तुम्हारे पास यहां पे लिखने के लिए डिस्क्रिप्टिव नहीं है,
EIS सेशन में तुम्हें डिस्क्रिप्टिव में लिखना होगा, तो वहां तुम्हें ध्यान देना होगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम रोज क्या करते हैं। अच्छा, इस मॉड्यूल को पढ़ने का मैं दो तरीका बता रहा हूं। अभी कोई जल्दबाजी नहीं करना मेरे दोस्त की बुक नहीं खोली सर ने, राइट। मैं अमूमन ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको। पहले आपको हर चीज प्रैक्टिकली बताऊंगा, फिर आपको विजुअलाइज कराऊंगा, फिर आपको कॉन्सेप्ट जब सारे समझ में आएंगे, जब हम मॉड्यूल ओपन करेंगे हमें सारी बातें पता होंगी पहले से, तो हमें अंदर से निकलेगा वाव फैक्टर, मजा आ गया सर, राइट। तो आपको पेशेंस रखना है, आपको ध्यान से पहले सुनना है सारी बातों को, खूब अच्छे से आपको बात को विजुअलाइज करना है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इंडस्ट्री में कैसे हो रहा है। अच्छा सर ने ऐसे बताया, अच्छा ऐसा हुआ, अब ये मॉड्यूल में वही बातें। और खास करके आप उस आदमी से पढ़ रहे हो जिसने आपकी मॉड्यूल जो फिलॉसफी है उसकी वो सेट करने वाले लोगों से, तो आपको बिल्कुल मैं उसी तरीके से पिलाऊंगा इस पूरे कोर्स को जैसे कि तुम्हें पीने की जरूरत है, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या होता है हमारी लाइफ में, देखो ना, हम सुबह उठते अखबार पढ़ते, राइट, न्यूज़पेपर आते हैं हमारे यहाँ, और खास करके सीए की लाइफ में इकोनॉमिक टाइम्स आता है, बिजनेस स्टैंडर्ड आता है, फोर्ब्स मैगजीन आता है, बिजनेस टुडे आता है, बिजनेस इंडिया आता है, नहीं बड़े सारे न्यूज़पेपर है। उन सब न्यूज़पेपर में तमाम न्यूज होती है कि आज रियल एस्टेट में ये एक्विजिशन हुआ, कोई नया मर्जर हुआ, राइट। फला कंपनी ने इंडिया में आके 70% स्टेक ले लिया फ्लिपकार्ट में, उसका नाम वॉलमार्ट है। अच्छा, क्या बदल जाएगा इससे, समझने की बात है। ये पेपर क्यों है, इस पेपर को लेके बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ। कई लोगों ने कहा यार ये पेपर क्यों लेके आए, बीएसटी तो बच्चा पढ़ ही रहा है, या एसएसएम सेकंड स्टेज में पढ़ रहा है, बट उसके बीच में एक ब्रिज नहीं था, राइट। क्या है, क्या कंटेंट है, क्या चैप्टर है, मैं सब बताऊंगा आपको पहले, लेकिन इस पेपर की रिक्वायरमेंट हम समझ रहे हैं, 5 मिनट लगा के इसको समझेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। तो जब भी हम कोई न्यूज पढ़ते हैं, सपोज कोई भी न्यूज, वोडाफोन प्लान्स टू पंप अप टू 3 बिलियन इनटू इंडियन ऑपरेशंस, क्या इसके बड़े मायने हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में, इससे बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा चेंज आएगा, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आएगा, बहुत सारी इंप्लॉयमेंट आएगी, बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर वर्क करने शुरू हो जाएंगे, राइट। बहुत सारा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा। सीए के लिए इसमें क्या करना है, गवर्नमेंट ने 31 जुलाई को जीएसटी लागू किया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लेके आई गवर्नमेंट। देखो सीए की लाइफ में कितना चेंज आया, उसको कंप्लायंस का तरीका बदल दिया, ऑनलाइन कर दिया, कितना चेंज आया। फ्लिपकार्ट आया 70% स्टेक लेकर के, आज सॉरी वॉलमार्ट आया 50% 70% स्टेक फ्लिपकार्ट में लेकर के, और आज क्या हो गया, वो वॉलमार्ट इंडिया का सबसे बड़ा ई टेलर बन के बैठ गया। तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको हर न्यूज को सुनना होता है, देखना होता है, समझना होता है, और कुछ न्यूज चैनल है वहां जाते हो आप, नहीं सीएनबीसी, टीवी 18, वहां जाते हो और वहां जाकर के आप प्रॉफिट, एनडीटीवी प्रॉफिट, ऐसे न्यूज चैनल्स देखते हो। दिन भर वहां पे स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, सारी मूवमेंट आपको दिखाई जाती है और आप सब देखते हो। और हर थोड़ी थोड़ी देर पे कोई ना कोई ऐसा टेक्निकल टर्म यूज किया जाता है वहां पे, राइट। आपको ये सब समझाने का, बताने का पेपर है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, जहां आपको बताया जाएगा कि बिजनेस क्या है, कॉमर्स क्या है, ट्रेड क्या है, इंडस्ट्री क्या है। यहां हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हर एक बिजनेस के, इंडस्ट्री के कुछ एनवायरमेंट होते हैं, उसकी सराउंडिंग होती है, उसका कुछ इंटरनल फैक्टर होता है, उसका कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होता है, जो तुमने 12th में भी पढ़ा है, बट यहां 12th से कुछ डिफरेंस होगा। वहां बेसिक लेवल, डेफिनेशन लेवल पे पढ़ा है, यहां उसकी इंप्लीमेंटेशन सिखाई जाएगी आपको। उसके बाद एक चैप्टर आएगा जहां हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप मल्टीनेशनल कहते हो, राइट। और कुछ चीजें कॉमन होंगी जो आपने 12th में भी पढ़ रखी होंगी, इकोनॉमिक्स में, बीएसटी में, बिजनेस स्टडीज में पढ़ रखी होंगी, वो चीजें कॉमन आएंगी, बट फिर भी मैं उसको पढ़ाऊंगा सो दैट कि जो नए बच्चे बैठे, जिन बच्चों ने कॉमर्स से नहीं पढ़ाई करी, उनको भी समझ में आए, आपको भी एक बार को रिक्रिएट हो जाए, रिफ्रेश हो जाए, आपको मेमोराइज हो जाए, सारी चीजें आप समझोगे। और ये सब चीजें जैसे कि आप एक पेपर के ऊपर देख पा रहे हो, ऐसे न्यूज चल रहे हैं और इसका कुछ मीनिंग है, इसी तरह से मैं आपको बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली बताऊंगा। आई होप कि हम बहुत इंजॉय करने वाले, और आपने जितने भी कोर्स पढ़े उसमें से वन ऑफ द इंजॉइंग कोर्स होगा जहां हम फन के साथ लर्न करेंगे बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, और समझते हुए पूरे इंडस्ट्री को, बिजनेस को, उसकी सिचुएशन को, उसके एनवायरमेंट को, राइट। सो फ्रेंड्स, आर यू रेडी टू गो इनटू द सब्जेक्ट? ओके, देखो दोस्त, अब हम बात करेंगे चैप्टर्स। कौन कौन से हमारे पास चैप्टर है? हमारे पास बेसिकली 6 चैप्टर है। An introduction to BCK, business and commercial knowledge, business environment,
business organization, government policies for business growth, organization facilitating business and common business terminologies. मैं शुरुआत कहां से करूं? ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 1 से, राइट? कैसे कैसे क्या क्या चैप्टर क्या क्या बातें करता है उसकी बात मैं पहले करता हूं। जैसे इंट्रोडक्शन टू बीसीके, अभी तक 11 12 15 मिनट में जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो सब इंट्रो का पार्ट है। जब हम चैप्टर में जाएंगे तो ये सारी चीजें मिलेंगी। चैप्टर से बाहर हम कुछ भी बात नहीं करने वाले। बिजनेस एनवायरमेंट मतलब हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज क्यों जरूरी है, क्या जरूरी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की लाइफ में क्यों है, क्या मीनिंग है बीसीके का, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, तीनों की बिजनेस कॉमर्स एंड नॉलेज, इससे रिलेटेड नॉलेज की क्या मीनिंग है, क्यों रिक्वायर्ड है, कहां कहां एप्लीकेबल है, कितने टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, फंडामेंटल्स यहां सीखेंगे। चैप्टर नंबर 2 में बिजनेस एनवायरमेंट, मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है JBL लिमिटेड। ये कंपनी है, ये ड्रम स्पीकर बनाती है JBL का। हम बात करेंगे इस कंपनी की, इसके इंटरनल एनवायरमेंट की, हम बात करेंगे इसका प्लांट, उसके रिसोर्सेस, इसके कैपेबिलिटीज, इसकी कॉम्पिटेंसी, इस कंपनी को बनाने में जो जो सामान लगता है वो कहां से लेती है, कितने का उसको पड़ता है, कैसे उसके पास मैन पावर है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, तमाम बातें करेंगे इंटरनल की। फिर हम बात करेंगे एक्सटर्नल की, माइक्रो की, मैक्रो की। उसके साथ साथ सिर्फ हम इतनी बात नहीं करेंगे कि इन्वायरमेंट है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई सप्लायर है तो सप्लायर एक कंपनी को कैसे इंफ्लुएंस कर सकता है, अगर कोई बायर है तो उसके क्या इंफ्लुएंसेस है, अगर कोई गवर्नमेंट है या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है या सोशियोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, जिसको आपने पढ़ा होगा पेस्टल के नाम से या पेस्ट के नाम से पढ़ा होगा बीएसटी में, हम यहां समझने की कोशिश करेंगे उसके सारे फैक्टर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे एनवायरमेंट एक किसी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इंफ्लुएंस करते हैं। और जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये इंफ्लुएंस करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए अपनी तरफ से क्या करता है, राइट? मान लो JBL पे कोई गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी बनी जिससे JBL के कॉस्ट बढ़ गए, उसकी कीमत बढ़ गई, उसके प्रोडक्ट को बढ़ाने की लागत बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई, राइट? मार्केट में कोई प्राइस वॉर हुआ, उससे क्या हुआ, प्राइसेस घट गए, या किसी चीज की, मान लो रॉ मटेरियल मैं किसी से खरीदता हूं, उसकी कॉस्ट, कीमत बढ़ गई तो मेरी लागत बढ़ गई, क्या इन्फ्लुएंस हुआ और कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी सिचुएशंस के साथ डील करे, ऐसी बातें हम पढ़ने वाले बिजनेस एनवायरमेंट के चैप्टर में, जो पूरा एनालिटिकल होगा। इसमें कहीं भी बुक रीडिंग करने जैसी चीज नहीं होगी, इसमें ज्यादातर चीजें मॉड्यूल के रेफरेंस से, बुक को मैं जरूर पढ़वाऊंगा आपको, लेकिन हर चीज समझने की होगी, रियल लाइफ होगी, इंडस्ट्री की होगी, जहां मैं विजुअलाइज कराऊंगा, और उसके साथ साथ अपने आप मेमोरी क्रिएट होगी, और फिर जब MCQ आपके सामने होगा आप 100% एक्यूरेसी के साथ हर MCQ को हिट करने वाले हो। दिस इज व्हाट आई कैन गारंटी यू। थर्ड चैप्टर होगा हमारे सामने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे मैंने कहा इंडियन इंटरनेशनल टॉप के ऑर्गेनाइजेशन, जो फॉर्च्यून 500 कंपनी में या फोर्ब्स की लिस्टिंग में टॉप करती हैं। हम उनको पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उसका CEO कौन है। मतलब कभी कभी हम हिस्टोरिक भी हो जाएंगे, जो बड़ा ही बोरिंग होगा, बट हम ये कहते कहते ये बात भूल जाते हैं, बहुत क्रिटिसिज्म भी होता है इस चैप्टर का, राइट? भूल जाते हैं कि ICI ने हर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसकी वेबसाइट का रेफरेंस दिया है। ऑर्गेनाइजेशन, ये चैप्टर बनाने के पीछे लॉजिक क्या है, रीजन क्या था ICI का, ये सुनो आप मेरे से, मैं इसका पार्ट रहा हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। लॉजिक ये है कि बच्चे को, जैसे कि कोई बंदा किसी इंटरव्यू में जाता है, आप भी जाओगे किसी इंटरव्यू, मान लो आपको अपॉर्चुनिटी मिली नेस्ले कंपनी के लिए इंटरव्यू फेस करने का। अब आप बताओ, जब जाते हो तो आप क्या करते हो इंटरव्यू में? पहले उस कंपनी के बारे में काफी कुछ स्टडी करके जाते हो, ये कंपनी क्या है, ये क्या करती है, क्या विजन है, क्या मिशन है, क्या गोल एंड ऑब्जेक्टिव है, कितने बिजनेसेस है, इस कंपनी की रैंकिंग क्या है, इसका रेवेन्यू क्या है, इसके CEOs वगैरह कौन है, CFOs वगैरह कौन है, नहीं, आप सब जानना चाहते हो। ऑपरेशंस कहां कहां है, दुनिया के 178 देशों में काम करती है, दुनिया की सबसे बड़ी फूड कंपनी है, फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, इजंट इट? मैगी इसी का प्रोडक्ट है, ये सब बातें आप जानना चाहते हो। यहां ये पेपर हम बिल्कुल लाइव पढ़ने वाले, हम उस कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे और वहां से सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखेंगे। हर कंपनी पे 15-15 20-20 मिनट लगाएंगे, अपने को ओवरव्यू मिलेगा, और जब हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरव्यू मिलता है तभी हम एनालाइज कर पाते हैं कि अरे ये कंपनी ऐसा ऐसा करती है, तो इसका इंटरव्यूअर हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। या एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जब मैंने इसके लिए काम करना है, इसको कंसल्टेंसी देनी है या इसको एडवाइस करना है, तो हमने इसके बिजनेस, इसकी एंटिटी, उसके एनवायरमेंट, उसके नेचर
सबको समझना है, समझ के जवाब दे सकते हैं ना। बोलो ऐसे दे सकते हैं क्या? बताओ, तुम्हें मैं कहता हूं कि चलो तुम बताओ कि आईसीआई के बारे में, तो तुम क्या करोगे? आईसीआई की स्टडी करोगे। तुमने जब डिसाइड किया होगा कि मुझे सीए का कोर्स ही करना है, तो तुमने क्या किया होगा? तुमने सीए के इंस्टीट्यूट के कोर्स की रिक्वायरमेंट समझी होगी, उसका सिलेबस देखा होगा, उसके बारे में जाना होगा, अपॉर्चुनिटी के बारे में जाना होगा कि अगर मैं सीए बनता हूं तो मेरे को कितने का सीटीसी मिलेगा। नहीं, फिर बहुत सारे ड्रीम हुए होंगे, फिर बहुत सारे ख्याल पैदा हुए होंगे, फिर सोचा होगा यार सीए करते हैं, रेपुटेशन अच्छी है, ब्रांड अच्छा है, अपनी इज्जत भी सोसाइटी में अच्छी हो जाएगी, इजंट इट? चौड़े होकर सीए लगाएंगे अपनी गाड़ी के पीछे, नहीं आगे भी नहीं, फैमिली वाले भी कहेंगे। और कई होके तो फैमिली वालों ने कहा होगा कि उन्होंने अध्ययन बहुत किया होगा उसके बारे में, तो उन्होंने कहा होगा कि बेटा सीए कर, तेरी इज्जत थोड़ी ऊंची हो जाएगी, लेकिन सीए कर लेना, राइट? इसीलिए पेपर आपको पढ़ाया जा रहा है। चौथा चैप्टर होगा गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस को बहुत सारी पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, उनसे लेना देना होता है। नहीं, सपोज इंपोर्ट की पॉलिसी है, एक्सपोर्ट की पॉलिसी है, क्या उसका इंफ्लुएंस पड़ेगा गवर्नमेंट का? कोई इकोनॉमिक पॉलिसी है, क्या उसका इंफ्लुएंस पड़ेगा? यस। छोटा, बहुत आसान, सिंपल सा चैप्टर है, राइट? ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस। अच्छा, चैप्टर नंबर 4 में फिर वही पढ़ोगे, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, नहीं, लिबरलाइजेशन। एलपीजी पढ़ते थे ना आप 12th क्लास में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, नहीं, वो पढ़ने वाले तो वो आपको काफी आता होगा। जिन बच्चों को नहीं आता होगा मैं बताऊंगा कि कैसे जब 1991 में ऑर्गेनाइज हमारी बिजनेस इकोनॉमी जब ओपन हुई तो बाहर से बिजनेसेस आए, हम विदेशों में गए, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हो गई, एक इकोनॉमी हो गई पूरी दुनिया की, राइट? हम उसमें डील करने लगे। तो क्या बदला हमारी लाइफ में, क्या बदला हमारे बिजनेसेस में, क्या बदला हमारी लाइफ में, राइट? हर एक इंसान को बिजनेस से बहुत कुछ इंफ्लुएंस झेलना पड़ता है। बिजनेसेस, अभी देखो कोरोना का इफेक्ट है क्या? एक बिजनेस एनवायरमेंट, एक नेचुरल डिजास्टर है हमारे सामने, राइट? तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो बिजनेसेस, जीडीपी, इकोनॉमी, हर चीज पे असर पड़ता है। तो जैसे वर्क है, जब हम काम धाम करते हैं हमारे काम बंद है, नहीं, हमारा बिजनेस बंद है, सब कुछ बंद है, राइट? सब कुछ लॉकडाउन में है, लेकिन एट द सेम टाइम जब हम वो उस टाइम में हमारी जीडीपी भी गिर रही है, इकोनॉमी भी गिर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रही है, बड़े सारे इन्फ्लुएंसेस। अच्छा, उसी के समय में हमें डील भी करना है, हमें स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे इससे डील करें, कैसे इससे बाहर निकले, कैसे इसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढे। भागने से तो काम नहीं चलेगा। तो जब आप चीजों को फेस करते हो तो ये सारी चीजें आप यहां पढ़ने वाले हो। ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस को, बिजनेसेस को मदद करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक छोटू सा चैप्टर होगा। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो 1 to 5 में जो मेन चैप्टर है वो 2 and 3 है, जो सबसे बड़ा कवरेज है जिसका। 1 इज बेसिक्स, 4 and 5 आर छोटे छोटे 2 चैप्टर, डिटेल्स वाले चैप्टर है। कुछ भी इसमें बहुत टेक्निकल नहीं है, जो उसकी डिटेलिंग है वो मैं आपको बताऊंगा, वो आपको खूब अच्छे से समझ में आएगी। और बस हमने ध्यान रखना है, एमसीक्यू करना है। एंड चैप्टर नंबर 6, ये कैसा चैप्टर है कि चैप्टर नंबर 1 to 5 जब हम करेंगे ना तो 6 हमारा अपने आप होगा। मैं आपको ऐसे पढ़ाने वाला हूं। अब आप पूछो क्यों? इसमें क्या है, बिजनेस की कॉमन टर्मिनोलॉजीज है, लॉ की टर्मिनोलॉजीज है, स्टॉक मार्केट की टर्मिनोलॉजीज है, अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी है, बिजनेस की टर्मिनोलॉजी है, स्ट्रेटजी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड स्ट्रेटजीज, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, डे टू डे बिजनेस लाइफ में यूज किए जाने वाले टर्मिनोलॉजी, जैसे होगा बुल क्या है, बियर क्या है, स्टॉक क्या है, रेवेन्यू क्या है, जिसमें से आप 50% खुद ही जानते हो। तो आपको ना लगभग ऐसी 500 टर्मिनोलॉजी है, 500 से 600, ऑलमोस्ट 500 to 600 टर्म्स है, सिर्फ टर्म्स, बिजनेस की टर्म्स है, और हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वो क्या होगा, जब हम चैप्टर 1 to 5 करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहां पे कवर होगा और तुम लोगों को बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, ये है हमारा सिलेबस। और इस सिलेबस को देख के भी तुम्हें और मुझे दोनों को ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि इस सिलेबस में रटने को कुछ भी नहीं है, इस सिलेबस में ज्यादा पढ़ने को नहीं है, इस सिलेबस में समझने को बहुत कुछ है। तो समझाने के लिए मैं हूं, राइट? So no fear, no fikr when we are here. So let's start friends. Chapter number 1, Introduction to BCK. Right? Start करें। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ाने वाला हूं वो पढ़ाने वाला हूं इस चैप्टर का लर्निंग आउटकम। ध्यान से देखो, लर्निंग आउटकम क्या कहता है, हर बात के मायने होते हैं। हम स्लो एंड स्टडी इसको पढ़ने वाले, और आपको इसके लिए मेरी बुक मिल जाएगी। मैंने अपनी बुक बनाई है, ठीक है, जो आपको अवेलेबल हो जाएगी, अब आपके पास होगी, पहुंच चुकी होगी, आप उसी से पढ़ रहे हो।
जिनके पास नहीं पहुंची उनको पहुंच जाएगी। पहला लेक्चर है तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको बताने वाला हूं। दूसरी चीज, इस बुक के साथ साथ एमसीक्यूज होंगे, जो आईसीआई के तो होंगे ही होंगे, उससे कई गुना ज्यादा एमसीक्यू में कराऊंगा। और तीसरी चीज, इन एमसीक्यूज को मैं कराऊंगा आपको क्लास में केबीसीए स्टाइल में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत इंजॉय करने वाले हो आप। आगे देखते हैं इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम जो जरूरी हमें पढ़ने चाहिए। फर्स्ट, पढ़ो मेरे साथ, आप रीड करो। डिस्क्राइब द डोमेन ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। सबसे पहले ये कहता है चैप्टर की आपको ये समझना है कि बीसीके क्या है। मतलब इसमें 3 टर्म है। क्या है? बिजनेस क्या है, कॉमर्स क्या है, नॉलेज क्या है। अब मेरा आपसे सवाल है, तुमने क्या करना? टिंडे लेने हमने बीसीके को समझ के। आपका जवाब होना चाहिए, सर हमें पता तो होना चाहिए कि बीसीके तीनों के क्या मतलब है। तो बताओ, आपसे पूछता हूं 12वीं क्लास की नॉलेज से, बीसीके क्या है? 12th क्लास के सारे बच्चे जो 12th में पढ़ के आए हो बीएसटी में, बताओ व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, राइट? फिर मेरा अगला सवाल होगा व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स, और फिर पूछूंगा नॉलेज किसे कहते हैं। नहीं, 3 सवाल, 3 टर्म हमें सबसे पहले आ गए, इसका जवाब आपसे चाहिए। देन विल मूव टू नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या है? तो मैंने आपको बता दिया, वो तो अभी बता दिया सीए की लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस पेपर की क्या करने वाले। तीसरा है कि इनहैंस बीसीके कोशिएंट, मतलब बीसीके कोशिएंट, बीक्यू, आईक्यू सुना हमने, ईक्यू सुना हमने, आरक्यू सुना हमने, इमोशनल कोशिएंट सुना, इंटेलिजेंट कोशिएंट सुना, रिलीजियस कोशिएंट सुना, तुमने भी सुना होगा और समझा भी होगा, कितना दिमाग है हमारे पास। यहां पे हमसे पूछा गया है बीसीके कोशिएंट, मतलब बिजनेस एंड कॉमर्स के बारे में हमारा इंटेलिजेंस कितना है, सही है, क्या नॉलेज है हमें। नॉलेज से इंटेलिजेंस होती है, उसी से हम किसी सवाल का जवाब देते हैं। तो हमारे को बीक्यू समझना है, ये डेवलप करने का कोर्स है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेजर मीरियड्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी मोर सो दैट एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन पर्सपेक्टिव। बताऊंगा आपको कि इंसान, अब तुम पढ़ लिख जाओगे तो क्या करने वाले हो? तुम बोलोगे सर ऐसी ऐसी बातें पढ़ाओगे क्या आप? हाँ, ऐसी ऐसी बातें पढ़ाऊंगा। तुम कहोगे यार नौकरी मिल जाती ना बड़ा अच्छा होता, और उसके बाद मेरे को वो हो जाता। क्या? अच्छा, फिर उसके बाद भी जब नहीं, तो फिर तुम बोलोगे यार ऐसा है, मैं अपना ही कोई काम कर लेता हूं। फिर थोड़े दिन में बोर हो जाओगे, बोले ऐसे कुछ बड़ा करना लाइफ में, एक्साइटमेंट नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा। नहीं, तो इंसान अपने लाइफ में, वर्क लाइफ के बीच में बहुत कुछ करता है, बहुत सारा काम करता है, बहुत सारे बिजनेसेस करता है, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट ढूंढता है, बहुत कुछ हम करते हैं। इकोनॉमिक होते हैं, नॉन इकोनॉमिक होते हैं, दोनों नेचर के काम होते हैं। कुछ हम कुछ अर्निंग से रिलेटेड होते, कुछ करते हैं जिससे कुछ कमाई नहीं होती, बट करते हैं अपन। जैसे क्लास में बातें करते हैं अपन, हाँ कर रहे हो ना, मजा आ रहा है, उसका कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, लेकिन हाँ क्लास सुनने के बेनिफिट्स हैं। कल को सीए बनेंगे तो बड़ा मोटा अपन, ठीक है, मनी और हनी दोनों के बारे में सोचने वाले। गेटिंग द पॉइंट? सो ध्यान रखना, हम इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक सारी एक्टिविटी करते हैं, उनके बारे में भी सीखेंगे। और बिजनेसेस के आसपास भी इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक दोनों एक्टिविटीज चल रही होती है। चौथा पॉइंट इसके बारे में बात करता है। और पांचवी बात, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोप्राइटरी एंड कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस। मतलब पढ़ेंगे पार्टनरशिप फॉर्म क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, एलएलपी क्या है, पढ़ेंगे अपन पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में डिटेल में। लेकिन यहां थोड़ी सी अंदर की डिटेल पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर जो सिंगल लाइन डेफिनेशन अपन पढ़ते थे 12th क्लास में वो नहीं पढ़ने वाले, थोड़ा अंदर जाने वाले, राइट? ये है टोटल ये चैप्टर। तो इस चैप्टर के बारे में हम बात करें उससे पहले मैंने आपसे पूछा बिजनेस से आपका मतलब क्या है? आपने जवाब अभी तक नहीं दिया है, मैं दूं? चलो, आपको पता है मुझे कि आप क्या जवाब देने वाले हो। बाइंग एंड सेलिंग, दुकान पे बैठ के काम करना बिजनेस है। हाँ है। फिर तुम बोलोगे प्रॉफिट के लिए जो कुछ भी हम करते हैं वो बिजनेस है। और 12th क्लास के एनसीईआरटी से बोलोगे बीइंग बिजी इज बिजनेस, राइट? और फिर बोलूंगा मैं माइंड योर बिजनेस, ऐसा कुछ। देखते हैं बिजनेस क्या है हमारे इस पेपर के हिसाब से। एक बात मेरे दोस्त याद रखना, हर सब्जेक्ट की बिजनेस की एक अपनी डेफिनेशन होती है। क्या होती है? मैंने आपको क्या कहा? हर सब्जेक्ट की बिजनेस की एक अपनी डेफिनेशन होती है। ऐसी ही एक डेफिनेशन बीसीके की भी अपनी होती है। चलो आपके सामने देखो, ये डोमिनोज क्या है? याद आया कुछ? डोमिनोज जहां हम पिज्जा खाते हैं, है ना, खुद के साथ, खुद दोस्तों के साथ, बॉयफ्रेंड्स के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, सब खाते हैं। डोमिनोज क्या करता है, कभी सोचा इसके बारे में? इस बिजनेस की डेफिनेशन, बीसीके में बिजनेस की क्या डेफिनेशन होगी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसकी निटी ग्रिटीज को बताने जा रहा हूं। जरा ध्यान से देखो डोमिनोज क्या करता है।
डोमिनोज के बिजनेस का क्या मॉडल है समझने की कोशिश करो आप मेरे साथ। इस वीडियो से देखो डोमिनोज क्या कर रहा है एंड देन विल डिस्कस। Excuse me, I want a burger. We don't make a burger. We're Domino's. Why? It's not good. So make it good. Let's make it good. Between the earth and the heaven, there's a land of the good oven. With just a fire from some wood can make the whole world good. A bit of this, a bit of that, an oven old, all brass and black. A heart of gold, all good it grows. Let's make it good. Let's make it good. What if we could? What if we could? An oven old. Let's make it good. Let's make it good. Let's make it good. Let's make it good. What if we could? An oven old. Let's एक था make गुड it ओवन good. जो बना देता था सब कुछ अच्छा। La 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 la. La la la. वही गुड ओवन है डोमिनोज में और उसी में बना है फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, मोज़रेला चीज और प्योर बेक्ड गुडनेस से भरा डोमिनोज का बर्गर पिज्जा। समझ में आया डोमिनोज बस क्या कर रहा है? दिखे बर्गर डोमिनोज जैसा। क्या कर रहा है आप बताओ। देखो मैं ऐसे बड़े सारे वीडियोस यूज करने वाला हूं तुम्हारे लिए। क्यों यूज करने वाला पता है? क्योंकि जो ये एडवर्टीजमेंट्स होते हैं ना, ये बेस्ट चीजें होती हैं आपको बिजनेस के बारे में बताने के लिए। ये पूरे बिजनेस की पिक्चर आपके सामने लाके रखते हैं, आपको सारी अंडरस्टैंडिंग यहां से हो जाती है। डोमिनोज ने क्या किया, इसके पास कुछ गुड्स एंड सर्विसेज थे, राइट? गुड्स और सर्विसेज इसने प्रोड्यूस किए। इसके पास पिज्जा बर्गर है, डिफरेंट टाइप ऑफ पिज्जाज है, राइट? अभी मुंह में पानी आ रहा होगा सबके, ठीक है? ये क्या करता है, एज पर द नीड ऑफ द कस्टमर, एज पर द नीड ऑफ द कस्टमर उसे प्रोवाइड करता है। क्यों प्रोवाइड करता है? कि कस्टमर को कोई प्रोडक्ट चाहिए जो वैल्यूएबल हो। क्या कोई भी प्रोडक्ट तुम बाय कर लोगे? तुम्हें ये JBL स्पीकर कोई बेचेगा तो तुम खरीद लोगे बिना रिक्वायरमेंट के? नहीं। तुम्हें भूख लगी है और तुम्हें पैसे दो, तो पैसे का क्या करोगे? तुम बोलोगे मुझे रोटी दो। गेटिंग द पॉइंट? तो बिजनेस की यही खास बात होती है। बिजनेस कुछ एक्टिविटी का नाम है और वो एक्टिविटी इकोनॉमिक होगी जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझता है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ चीजें क्रिएट करता है, ऐसी चीजें जिसमें वर्थ हो। अगर मैं इस प्रोडक्ट को 10,000 का खरीदता हूं, 10,000 इसके लिए पे करूंगा, 8,000 पे करूंगा, तो मैं जज करने की कोशिश करूंगा कि इसकी ओरिजिनल कीमत 10,000 है भी कि नहीं है। क्या इसके फीचर, इसकी क्वालिटी, इसकी टेक्नोलॉजी, इसके सर्विसेज, इसके आफ्टर सेल सर्विसेज, इसका ब्रांड, इन सब को देखने के बाद क्या मुझे इसको 10,000 रुपए देने चाहिए? गेटिंग द पॉइंट? तो ये है बिजनेस का तरीका। बिजनेस इन चीजों के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है और उसके बेसिस पे आपके लिए कुछ गुड्स एंड सर्विसेज तैयार करता है जिससे कि आपकी नीड सेटिस्फाई होती है। ये है बिजनेस का काम। बिजनेस इज एन एंटिटी or an organization or it is an activity to satisfy the needs of the customer। डोमिनोज ने भी वही किया। ऐसे भी कोई भी बिजनेस, जब भी हम BCK के अंदर बात करेंगे तो बिजनेस की ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम यूज करेंगे। क्या करेंगे? आपको इस सब्जेक्ट के अंदर दोस्त बच्चे बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इस बुक ज्यादा से ज्यादा आपको लिखना, जो मैंने बुक आपको प्रोवाइड की है उसके साइड में आपको छोटे छोटे नोट्स बनाते चलने, बस, और कुछ भी नहीं करना। सिर्फ इसमें सुनना है, प्रैक्टिस करना है, MCQ करना है और छोटी छोटी बातें जो मैं आपको एडिशनली बताऊंगा, मार्क कराऊंगा, वो सब बुक में ही सब हो जाएंगी। बुक ही आपकी सब कुछ होगी, या कोई एक्स्ट्रा कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है। नो फिकर, नो फियर व्हेन आई एम हियर। लेट्स स्टार्ट। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कैसी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक है। चैरिटी नहीं कर रहे, बिजनेस कर रहे। हमें प्रॉफिट अर्न करना है, हमें रेवेन्यू अर्न करना है, हमें अपने बिजनेस की गुडविल बढ़ानी है, हमने अपने बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ाना है, एट द सेम टाइम हमें अपने बिजनेस का वेल्थ भी बढ़ाना है। ये है बेसिक बातें। व्हाई? टू सैटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर। किसके नीड को सेटिस्फाई करना है? कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करना है। आगे कुछ और बोलूं उससे पहले यहां तक समझने की कोशिश करते हैं। सेटिस्फाई कैसे करें? सवाल हो सकता है कि कस्टमर की नीड को कैसे सेटिस्फाई करे। कोई कस्टमर जो सेटिस्फाई ही नहीं होता, कहता नहीं नहीं मेरे को ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं, कोई और टेक्नोलॉजी चाहिए, मुझे ये वाला स्मार्टफोन नहीं चाहिए, मैं आपको 90,000 रुपए देने को तैयार हूं, मुझे iOS 10 चाहिए, 11 चाहिए, ऐसा चाहिए, कुछ एप्पल का चाहिए।
ये नहीं चाहिए, ये ओप्पो, वीवो, नोकिया, ये सब नहीं चाहिए मेरे को भाई। तो आपने बिजनेस वो है जो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करता है, और नीड को सेटिस्फाई करने के लिए बिजनेस को क्रिएट करना पड़ता है वैल्यू। ध्यान से सुनना, जब तक आप किसी गुड्स एंड सर्विस के अंदर क्वालिटी, या आप सीधा बोलो फीचर, या सीधा बोलो वर्थ, उसके अंदर उसकी फीचर, क्वालिटी, वर्थ नहीं क्रिएट करोगे, जब तक कोई कस्टमर उस पर हाथ नहीं लगाएगा, और तब तक वो उसके लिए कोई प्राइस भी नहीं पे करेगा। तो सर क्या प्राइस और वैल्यू में डिफरेंस है? यस, वैल्यू एंड प्राइस में डिफरेंस है। वैल्यू वो है जो इस प्रोडक्ट में मैंने क्रिएट किया, इसकी टेक्नोलॉजी, इसके फीचर, इसकी क्वालिटी, इसकी टेक्नोलॉजी, इसकी अवेलेबिलिटी, इसकी सर्विसेज, इसके आफ्टर सेल्स सर्विसेज। जब कोई माल आप खरीदते हो और कोई कंपनी वाला आप भेजते हो, इसमें खराबी हो गई, तो वो क्या करता है, इसको ठीक करके देता है, इसकी वारंटी होती है, इसकी गारंटी होती है। ये सब बातें मिला के किसी भी प्रोडक्ट के अंदर वर्थ क्रिएट करती हैं, इसकी औकात बनाती हैं, और उस औकात को देख करके हम इसके लिए पैसा देते हैं। गॉट इट? तो बिजनेस का क्या काम है? देखो ध्यान से सुनना, बीसीके के अंदर बिजनेस की जो मीनिंग है उसको समझने की कोशिश करना। आज के क्लास में हम बहुत सारे बेसिक छोटी छोटी बातों को क्लैरिफाई करने वाले हैं। इंट्रोडक्टरी क्लास है तो बेस अच्छा बनना चाहिए, सो दैट कि हम जब आगे स्पीड भी पकड़ेंगे सिलेबस के अंदर, हमें सारी बातें समझ आएंगी। यहां टर्म्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। इस पूरे सिलेबस के अंदर, बीसीके के अंदर, हर एक शब्द का, टर्म का एक स्पेशल मीनिंग होगा, जो बच्चे आपने भी समझना और मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाना है, सो दैट कि एमसीक्यू हिट करना है ना, ऊपर ऊपर रटी हुई बातें काम नहीं आएंगी, अंडरस्टैंडिंग काम आएगी। गेटिंग द पॉइंट? सो बहुत प्यार से अभी स्लो चलेंगे, धीरे धीरे स्पीड पकड़ेंगे, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। जिनको जल्दी थी वो चले गए। ओके, तो क्या किया उसने? वर्थ क्रिएट किया। इस वर्थ को देखता है कस्टमर और वो सोचता है यस, इसके लिए मैं 10,000 पे कर सकता हूं। फिर वो जो पे करता है वो प्राइस है। आप फ्लिपकार्ट पे माल खरीदने जाते हो, कुछ भी खरीदो ना, अभी लैपटॉप खरीदो, वेबसाइट पे जाके अभी देखो गूगल करके, तो क्या होगा, लिखा होगा एक प्रोडक्ट के बगल में 10,000, फिर इस पे एक काटा लगा होगा, कट, बाजू में लिखा होगा 8,000, और ब्रैकेट में लिखा होगा यू सेव ₹2,000। बोलो कमाल है यार, अच्छा चूना लगाया तूने। मतलब वो क्या करता है, कस्टमर अपने आप को सियाना समझता है, क्या कि मैंने 10,000 रुपए की चीज 8,000 में खरीद ली, खुश। बिजनेसमैन कहता है अच्छा ये तेरी साइकोलॉजी है, ये तेरी सोच है, ये तेरा सोशल थिंकिंग है, ऐसे सोचता है तू। लेना, तेरे को 10,000 दिखाया और 8,000 का मैंने बेचा, तू सेटिस्फाइड, क्योंकि तुझे लगता है तूने 2,000 रुपए अपने पॉकेट में बचा लिए। ये है बिजनेस करने का तरीका। और बिजनेस इस बात को समझ के उसी हिसाब से वैल्यू की जजमेंट क्रिएट करता है, मतलब आदमी के दिमाग में वैल्यू का परसेप्शन क्रिएट करता है, और फिर उसके बेसिस पे वो प्राइस चार्ज करता है, और साथ ही साथ कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई भी करता है। अब आपसे मैं पूछूंगा कस्टमर कौन है? कस्टमर कौन है? बिजनेस का कस्टमर कौन है? किसकी नीड को सेटिस्फाई करता है बिजनेस? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी किसकी नीड को सेटिस्फाई करता है? आप बोलोगे सर कस्टमर मतलब मैं कस्टमर हूं। हाँ तुम कस्टमर हो, तो क्या सिर्फ तुम ही कस्टमर हो? ध्यान से सुनना, कस्टमर की भी एक डेफिनेशन है। कौन है? द वन हु बायज द गुड्स एंड सर्विसेज। कौन कौन? सुनते जाना, और आप कहीं नोट कर रहे हो तो बुक के कोने में कहीं नोट कर लेना। सिंपल सी बात है। क्या क्या मेरा रिटेलर मेरा कस्टमर है? क्या मेरा डिस्ट्रीब्यूटर, मेरा होलसेलर मेरा कस्टमर है? यस और नो? क्या ई टेलर जो नए टाइप का कस्टमर है, जो ई कॉमर्स वाले पोर्टल है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, क्या ये भी कस्टमर है? सर वो भी कस्टमर है। अच्छा, कंज्यूमर भी कस्टमर है। क्या बिजनेस का कस्टमर बिजनेस भी है? जैसे मैं टूल्स बनाता हूं, ऑटोमोबाइल के नट बोल्ट बनाता हूं, और टाटा साहब कहते हैं मुझे माल दे दो, तो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस का कस्टमर हो गया। डेल लैपटॉप बनाता है और बल्क में अली बाबा को बेच देता है, दोनों B2B, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे हैं, वो भी कस्टमर है। अब ध्यान से सुनना, ये सब एक्सटर्नल कस्टमर है। कैसे कस्टमर है? एक्सटर्नल कस्टमर है, समझना है। बाहर के लोग, बाहरी लोग जो खरीद गए हमारा माल, उनके नीड को सेटिस्फाई किया। एक इंटरनल कस्टमर भी होता है। ध्यान से सुनना और नोट कर लेना। दो तरह के कस्टमर हो गए, एक इंटरनल और दूसरा कस्टमर कौन है? एक एक्सटर्नल, जिसकी बात मैंने यहां कर दी। एक्सटर्नल, वो रिटेलर, वो डिस्ट्रीब्यूटर, वो ई टेलर, वो होलसेलर, वो बिजनेस, दूसरा बिजनेस। एक्सटर्नल कस्टमर हमारा। इंटरनल कस्टमर कौन है? ऑर्गेनाइजेशन है, खुद। बोलो सर अपने बिजनेस का कस्टमर, बिजनेस खुद कैसे हुआ? ध्यान से सुनना दोस्त,
अपने बिजनेस का कस्टमर, बिजनेस खुद कैसे हुआ? अरे तुमने सुना होगा ना, कितने लोग बिजनेस फैमिली से आते हो आप लोग, अपने अंकल से पूछना, डैडी से पूछना, दादू से पूछना, वो क्या बताएंगे? बिजनेस इज रन टू रन द बिजनेस। बिजनेस बिजनेस के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? चैरिटी नहीं। देखो कस्टमर माल मांगता है, अब तुम ट्रक भर के दे आओ उसे और खुद बैंकरप्ट हो जाओ, क्या ये बिजनेस था? नहीं था। क्या तुमने प्रॉफिट अर्न किया? नहीं किया। क्या तुमने अपनी कंपनी के लिए कुछ वैल्यू क्रिएट किया? तुमने तो सिर्फ एक्सटर्नल कस्टमर को सेटिस्फाई किया। तुमने XYZ लिमिटेड, JBL लिमिटेड जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है, किसके लिए? अरे तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी। किसके लिए? तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी। क्या तुमने इसके लिए, बिजनेस के लिए कुछ किया? तो इसको क्या चाहिए सर? अरे भाई चाहिए ना, तुम्हें माल बेचा ना इसने एक्सटर्नल कस्टमर को, इसे चाहिए प्रॉफिट, इसे चाहिए मार्केट शेयर, चाहिए क्या? इसे चाहिए मार्केट पोजीशन। JBL कहलाना चाहता है ना, मैं नंबर 1 की कंपनी हूं भाई, मैं नंबर 1 की कंपनी हूं, इसे मार्केट पोजीशन चाहिए। अच्छा, ये धीरे धीरे कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ाता है, अपने साथ कस्टमर जोड़ता है। कस्टमर कहता है मुझे ड्रम स्पीकर लेना है ना, ये मेरा एग्जांपल है, डोंट वरी, एग्जांपल है। ड्रम स्पीकर लेना है ना तो JBL ले लेना है, कोई और नहीं चलेगा मेरे को, राइट? कोई नहीं चलता, मेरे को यही चाहिए, कुछ भी हो जाए डैडी मेरे को यही दिलाना, नहीं तो मत दिलाना, थैंक यू। गेटिंग द पॉइंट? तो ब्रांड मतलब तुम इसके फैन हो गए, ब्रांड हो गया, मतलब BCK पढ़ना सर से ही पढ़ना है, किसी और से नहीं पढ़ना। या ISSM तो बिल्कुल सर से मैं पढ़ने वाला हूं, ठीक है? ब्रांड, गुडविल, ये सब चीजें क्या है? बिजनेस को चाहिए, और ये बिजनेस करने से आती है। बिजनेस कहते हैं ना, पुरानी फैमिलीज में देखना, बिजनेस फैमिली में 3 साल तू बिजनेस को चला, फिर बिजनेस तेरे को चलाएगा। क्या मतलब? पहले बिजनेस को तू संभाल तो सही, और उसके बाद लॉन्ग टर्म में हम क्या करते हैं? वेल्थ क्रिएट करते हैं, बहुत सारा, कंपनी का नेटवर्थ बहुत भारी हो जाता है, फिर हम कह पाते हैं मेरी कंपनी 200 करोड़ वर्थ की है और मार्केट प्राइस तो इसका 800 करोड़ है। नहीं, मैं कोक हूं, कई बिलियन डॉलर का मेरा वर्थ है। ये सब हमारे को वैल्यू है। ये है बिजनेस की डेफिनेशन। क्या है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बोलो मेरे साथ, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पढ़ेंगे इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज चैप्टर में डिटेल में। टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर। किसके नीड्स को? कस्टमर को। ये बातें भी पढ़ेंगे। और सोसाइटी, लास्ट में क्या जोड़ा मैंने? और सोसाइटी। अब ध्यान से सुनना, ये वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि मेरे दोस्त, ये रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ई टेलर, एक्सटर्नल जितने भी कस्टमर थे, या बिजनेस इटसेल्फ, ये सब तो सोसाइटी के ही हिस्से हैं, सब तो समाज के ही हिस्से हैं। सोशल साइंस ही तो है सबके पीछे। बिजनेस कोई आसमान से थोड़ी आता है। तो कस्टमर या सोसाइटी के नीड को सेटिस्फाई करने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी को बिजनेस कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको समझनी है, और जो मैंने अभी सारे एग्जांपल्स के थ्रू समझाया ये समझना है, और इसी सोच से BCK पढ़ना है, तब BCK खूब अच्छा समझ में आएगा। ठीक है? एक लास्ट लाइन मेरे साथ लिखो, मैं नोट कराता हूं तुम्हें, नोट करना। बिजनेस एज सोसाइटीज ऑर्गन ऑफ ग्रोथ। पहली पेज पे जो बुक मैंने तुम्हें दी उसकी पहली पेज पे किधर भी ये लिख लो दोनों डेफिनेशन। बिजनेस इज सोसाइटीज ऑर्गन ऑफ ग्रोथ, मतलब बिजनेस सोसाइटी से ही निकला है, बस इसका काम है ग्रोथ के लिए काम करना, बढ़ते रहना, मनी क्रिएट करना। नहीं तो पहले आप बहुत सारा लर्निंग देन मनी। ठीक है? ये है, देखो ये बिजनेस है, ये अंकल बिजनेस कर रहे हैं, दूसरे अंकल भी, ये सब बिजनेस है। आप कह सकते हो ये सारे शॉप, ज्वेलरी, ये सब बिजनेस है। ओके, ये भी समझ में आया। अब ये देखो बड़े बड़े बिजनेसमैन, देखो जरा, धीरू भाई अंबानी क्या शुरू किया? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। किशोर बियानी क्या स्टार्ट किया इसने? बताओ। फ्यूचर ग्रुप का मालिक। अब देखो बिजनेस ना एक कंपनी। अब देखो यहां भी अब चीज डेविएट करेगी, ये भी सब मॉड्यूल से है, आपको मैं पढ़ा रहा हूं आपकी बुक, ध्यान से सुनते जाना। फिर बाद में जब मॉड्यूल पे आएंगे आपको सारी बातें यूं समझ में आएंगी, हल्की लगेंगी, फुल्की लगेंगी, मजा आएगा। अरे सर ये सब तो बच्चों वाली बात होगी, सब समझ में आ गया। नहीं, किशोर बियानी। अब देखो पहले क्या होता था, एक कंपनी होती थी XYZ लिमिटेड, JBL लिमिटेड, ABL लिमिटेड, PQR लिमिटेड। खूब सवाल आते हैं ना अकाउंट्स में इसके। ओके, अब वो कंपनी क्या करती थी? टायर बेचती थी, वो कुछ भी बेचती थी, एक प्रोडक्ट कोई बेचती थी और लिखती थी हमारी कोई अन्य ब्रांच नहीं है। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में क्या हुआ कि ऐसे ऐसे बिजनेसेस आए जो एक नहीं कई बिजनेसेस को मिलकर बने, बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस आए,
नहीं, फ्यूचर ग्रुप आए, टाटा ग्रुप आया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आया, जैकमा का अलीबाबा ग्रुप आया, जिसका पेटीएम भी है, स्नैपडील भी है, चाइना येलो पेजेस भी है, नहीं, ऐसे इनोवेशन वाले नए बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस आए, बड़े बड़े बिजनेसेस आए, ये भी बिजनेस की डेफिनेशन में आएंगे। मार्क जुकरबर्ग आया, जब उसको उसकी गर्लफ्रेंड ने लात मारी तो उसने फेसबुक बनाया और तब जाके, उसका नाम कुछ और था, बाद में फेसबुक हुआ। सैम वॉल्टन जिसने वॉलमार्ट को एस्टैब्लिश किया। हम ऐसे लोगों के बारे में, इन लोगों के बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज हम सीखने वाले हैं, इन बिजनेसेस का। मान लो मुझे सैम वॉल्टन कॉल करता है और कहता है आज से तू वॉलमार्ट का वाइस प्रेसिडेंट है, सीएफओ है, अब तुझे ज्वाइन करना है, मैंने तेरे को पसंद किया, तेरा नॉलेज अच्छा है, तो वहां अपने को क्या करना होगा? एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें अपनी बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के बेसिस पे उस कंपनी के लिए जो भी बेहतर डिसीजन होगा वो लेना है। इसीलिए ये पेपर हम समझने के लिए पढ़ रहे हैं और आगे एक्सटेंशन करेंगे, फाइनल तक इसको और बढ़ाएंगे और धीरे 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 हम एक बड़े डिसीजन मेकर, एक सीईओ, एक बिजनेस हेड, एक सीएफओ की तरह टॉप मैनेजमेंट के लेवल पे काम करने लायक बनेंगे। इसलिए ये पेपर हम पढ़ रहे हैं, राइट। स्टीव जॉब्स जिसने एप्पल क्रिएट किया, सैम वॉल्टन, बिल गेट्स। अच्छा, बिल गेट्स के देखो, क्या बिल गेट्स सारी एक्टिविटी इकोनॉमिक करता है? क्या सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट विंडो बना के बेचता है? क्या फार्मा कंपनियां चलाता है? इसका बहुत सारा दूसरा काम भी है। कोरोना भी फैलाता है, नहीं ऐसा भी है, नहीं। कैंसर की ट्रीटमेंट में बहुत सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी करता है, बहुत सारा सोशल वर्क भी करता है। ये देखो पूरा अंबानी फैमिली, हर कोई उसमें कॉर्पोरेट है। बहू भी ले आए तो वो भी बिजनेसमैन, बेटा भी बिजनेसमैन, हर कोई बिजनेसमैन। देखो कितना टाइम है इन लोगों के पास। ऐसे ही तमाम टेक्नोलॉजी की कंपनियां, जेफ बेजोस दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी अमेज़न का, नहीं, समीर भाटिया हॉटमेल, राइट, ये ब्रदर्स बंसल बंधु जिन्होंने मिलकर फ्लिपकार्ट बनाया, ये सब क्या है? ये सब बिजनेसेस हैं, लेकिन अलग अलग इंडस्ट्री के हैं। क्या ये सेम इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं? अलग अलग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। आईसीआईसीआई बैंक, वोडाफोन, एम पैसा, आईटीसी लिमिटेड। अब देखो कैसे कंपनियां आ गई, कैसे बिजनेसेस हो गए। पहले बिजनेस होता था एक कंपनी एक प्रोडक्ट, अब बिजनेस कैसा होता है? अब बिजनेस होता है, मैं एक आईटीसी लिमिटेड हूं, मैं सिगरेट भी बेचता हूं, मैं नूडल्स भी बेचता हूं, मैं आटा भी बेचता हूं, मैं चंदन भी बेचता हूं, मैं खुशबू वाले अगरबत्ती भी बेचता हूं, मैं बड़े सारे काम है। अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग प्रोडक्ट्स, एक कंपनी एक बिजनेस चला रही है। कॉन्ग्लोमेरेट कहते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को हम पढ़ने वाले, राइट। अब ध्यान से सुनो, अब आ गए हम फिर मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। बिजनेस की एक्टिविटी, कॉमर्स वर्ड कहां से निकला? बिजनेस की एक्टिविटी दो तरह की होती है, कौन कौन सी? बोलो मेरे साथ, कॉमर्स इंडस्ट्री, कॉमर्स इंडस्ट्री। बोलो कमाल है सर। अच्छा, कॉमर्स फिर दो स्ट्रीम होते हैं, ट्रेड, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। बोलो कमाल है। बिजनेस तो सर समझ में आ गया, बिजनेस क्या करता है। अब उसमें दो चीजें, कॉमर्स और इंडस्ट्री। इंडस्ट्री आपको समझ में आता है? नहीं आता? ये देखो, इंडस्ट्री मतलब अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के साथ अलग अलग इंडस्ट्री। रियल एस्टेट, रिटेल, स्टॉक ब्रोकिंग, टूर्स एंड ट्रेवल, नहीं, होटल इंडस्ट्री, एफएमसीजी, एजुकेशन, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, एयरलाइंस। इंडस्ट्री मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, डिफरेंट सर्विसेज होते हैं, डिफरेंट फर्म्स उसमें काम करती हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि आज के जमाने में एक ही और ग्रुप कई इंडस्ट्री में पैसे लगा के बैठा है। अब आपको जब उसका सीएफओ बनना है या उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपको समझना है कि भाई इसको कैसे एडवाइस करूं मैं। इसी तरह से देखो जरा, कॉमर्स क्या है? कॉमर्स इंडस्ट्री आपको समझ में आ गई। क्या है कॉमर्स? कॉमर्स का मतलब होता है ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है सर? ओनली बाइंग एंड सेलिंग, नहीं। अब आपसे मैं पूछूंगा फ्लिपकार्ट क्या करता है? आप बोलोगे बाइंग एंड सेलिंग करता है सर। नहीं करता है? अच्छा, फिर मैं पूछूंगा कि वो परचून की दुकान वाले अंकल क्या करते हैं? तो बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, नहीं। पिज्जा प्रोवाइड करने वाला डोमिनोज क्या करता है? सर वो मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, बाइंग भी करता है, सेलिंग भी करता है और बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। मतलब ट्रेड को भी, अगर मान लो मैंने माल बेचना है, मैंने बेच दिया तुमको माल, मैंने तुमको ये लेक्चर प्रोवाइड करने कर दिए, तुम्हें लेक्चर ये प्रोवाइड, तुम तक कैसे पहुंचेगा? क्या तुम सिर्फ मेरे और तुम्हारे मिलने से काम हो जाएगा? मैंने तुमने बाइंग सेलिंग करी है तो ट्रेड है, ठीक है, डन है, ट्रेड है, कोई दिक्कत। लेकिन अंकल परचून की दुकान वाले अंकल ने अब माल को मुंबई पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचेगा? तो तुम बोलोगे सर उनको लॉजिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी, उनको ट्रांसपोर्ट कंपनी से मिलना पड़ेगा, कार्गो कंपनी से मिलना पड़ेगा, एक्सप्रेस पार्सल सर्विस प्रोवाइडर किसी डीटीडीसी के पास जाना पड़ेगा, राइट। ये सब चीजें ट्रेड में मदद करती हैं।
दूसरा पैसे आने हैं। अरे बाइंग सेलिंग हो गई, कंसिडरेशन कहां है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या कहता है? फॉर कंसिडरेशन। कहां है कंसिडरेशन? मुद्रा तो आई नहीं, और जब तक रोकड़ा नहीं तब तक भाई बिजनेस कैसा? तो रोकड़ा कैसे आएगा? तो उसके लिए बैंकिंग सर्विसेज यूज करेंगे। अच्छा, माल बीच में टूट ना जाए। तुमने लैपटॉप खरीदा, मोबाइल खरीदा, क्या करते हो? तुरंत वो भाई आता बोलता है अरे इसका इंश्योरेंस करा लो, 1000 रुपए और दो, इसको इंश्योर करा लो, 1 साल इंश्योर्ड रहेगा। अरे जिंदगी का इंश्योरेंस कराते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस कराते थे। कोरोना के टाइम में लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस कितना अच्छा लग रहा है, राइट? तो क्या किया? वो ऑक्सिलरी टू ट्रेड है, वो कॉमर्स है। ठीक है, कॉमर्स को ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड दोनों को जोड़ा तो कॉमर्स है। हम इसकी बात करने वाले। सो बिजनेस एंड कमर्शियल, इन कॉमर्स से रिलेटेड मींस ट्रेड भी, और ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं जो उसको सपोर्ट करती हैं, या ध्यान से सुनना। देखो, इस पूरे कोर्स में आपको सुनना है, समझना है, एग्जांपल के साथ अपने आप को क्लियर करना है कि हाँ ये ट्रेड है, ये कॉमर्स है। ट्रेड और कॉमर्स में डिफरेंस है। ठीक है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड मिलके कॉमर्स बनते हैं, और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिलके बिजनेस की एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं। मतलब वो बिजनेस एक्टिविटी कहलाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है, राइट? मतलब एक प्रोड्यूसर है, माल बनाता है, जब जेबीएल लिमिटेड ये माल बनाता है, इससे लेकर के एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने में जितना कुछ होगा वो सारा का सारा कॉमर्स है। समझ में आ गई बात? इसको बनाया, दुकान पे लाए, बाइंग सेलिंग हुई, डिस्पैच किया, इंश्योर किया, पहुंचाया, पैसे आए, बैंकिंग सर्विसेज इस्तेमाल की, और तमाम तरह की सर्विसेज, सारी सर्विसेज जितनी भी इससे रिलेटेड हो सकती हैं उन सबको जोड़ा, या किसी आईटी कंपनी की मदद ली तो वो सबको जोड़ा, तो ये कॉमर्स हुआ। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले कमर्शियल नॉलेज। अब एक वर्ड आया नॉलेज। अब आपसे पूछूंगा व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज, तो उससे तुम्हें पहले बताना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय डेटा। डेटा क्या है? डेटा देखो ध्यान से, एक एग्जांपल है तुम्हारे सामने। क्या लिखा है यहां पे? ओम 4300, मनवर 2000, गोपाल 2500, अमिता 4000, ईशा 1900। अलग अलग नाम लिखे और कुछ उसके बगल में डिजिट्स एंड कैरेक्टर लिखे, डिजिट्स लिखे। और मैं कहता हूं भाई अपना दिमाग लगाओ, प्रोसेस करो, इंटेलिजेंट अपने दिमाग से ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करो और मुझे बताओ इसके क्या मतलब है। तुम बोलोगे सर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, नहीं 80-90 पूरे 100। कुछ समझ में नहीं आया, 100% समझ में नहीं आया क्या कहना चाहते हो। ये क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। क्या है? फिर से बोलना, क्या बोला मैंने? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स जिनको देख के कोई मीनिंग नहीं बनती। डेटा है। ठीक है, अभी मैंने बोला मतलब मूक बधिर फिल्म कुछ भी एक्टिंग कर रहा हूं, क्या मतलब? जिसको समझ में आया उसके लिए मीनिंग है, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए कुछ भी नहीं है। एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, नहीं ऑडियो है, वीडियो है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या है, तमिल में लिखा हुआ है ऑडियो, ऑडियो तमिल में था, मैंने सुना, कुछ समझ में नहीं आया, कोई मीनिंग नहीं बनी मेरे लिए। तुम्हारे लिए एक डेटा है, ऑडियो है। एक वीडियो देखा तुमने, राइट, वो पूरी ब्लर थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, क्या चल रहा है, कौन बोल रहा है, किधर जा रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तुम्हारा डेटा है, जब तक कोई मीनिंग। अच्छा वीडियो देखा तुमने लेकिन उसकी लैंग्वेज जापानीज में थी, तुम्हें फिर कुछ नहीं समझ में आया, ऑडियो वीडियो कुछ भी समझ में नहीं आया। तो ध्यान से सुनना, डेटा किसे कहते हैं? कुछ भी, डिजिट, कैरेक्टर, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी जिसकी कोई मीनिंग ना हो, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को अपन क्या बोलते हैं? डेटा कहते हैं। नंबर, वर्ड, इमेजेस, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो। देखो फेसबुक पे तुमने अपनी फोटो खींची, चिपका दिया, कोई मतलब नहीं, पता ही नहीं किसका फोटो है, नहीं किसके फेसबुक पे किसका फोटो लगा है, जब तक तुमने एक्सप्लेन नहीं किया तब तक वो डेटा है। जब तुमने अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस या कंप्यूटर का इस्तेमाल करके उस डेटा को प्रोसेस किया और कुछ ऐसा निकल के आया तुम्हारे सामने, देखो ध्यान से। अब यहां लिखा है नेम, सैलरी। ओम सैलरी 4300, ओम सैलरी इज 4300 रुपी, राइट, पर मंथ, RM पर मंथ, रुपी पर मंथ। ईसा सैलरी 1900 रुपी पर मंथ। मैंने इसको प्रोसेस किया, कहा यहां 5 इंप्लॉई थे, एवरेज सैलरी 29 है, टोटल सैलरी 14,700 बनती है, हाईएस्ट सैलरी यहां पे 4300 है एंड लोएस्ट सैलरी 1900 है, एवरेज सैलरी 2900 है।
जब मैंने ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके निकाल दी, अब ये मीनिंगफुल हो गया। अब इस टेबल का मतलब मुझे समझ में आ रहा है। जब ये डेटा को मैंने ह्यूमन इंटेलिजेंस, इंसानी दिमाग या कंप्यूटर की मदद से प्रोसेस किया और कुछ बन के आया, वो इंफॉर्मेशन है। सर नॉलेज तक तो आप अभी तक भी नहीं पहुंचे। व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज? अब आप मुझे बताओ नॉलेज किसे कहते हैं, फिर मैं आगे बात करूंगा। डेटा समझ में आ गया, इंफॉर्मेशन समझ में आ गया, मीनिंगफुल है, ऑर्गेनाइज्ड है। अभी मुझे तुम्हें बताना था तो मैं तुम्हें पढ़ के बोल दिया, तुम्हें समझ में आ गया, मीनिंगफुल था। कम्युनिकेट हो सकता है, कम्युनिकेट किया ना मैंने, राइट? टीवी पे बैठ के मैडम कम्युनिकेट कर रही होती है ना, एंकर बता रही होती है आज कोरोना के मरीजों की संख्या इतनी हुई, राइट? सीए इंस्टीट्यूट ने रिजल्ट इश्यू कर दिया, इंफॉर्मेशन है। सीए इंस्टीट्यूट ने चैरिटी फंड में, पीएम केयर फंड में 3 करोड़ रुपए दिए, इंफॉर्मेशन है। नहीं तो ऐसे लिखा होता सीए इंस्टीट्यूट 3 करोड़, क्या मतलब, क्या किया 3 करोड़, क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, राइट? डेटा एंड इंफॉर्मेशन। आप ध्यान से सुनो, आपके पास बुक है, बुक का क्या करते हो आप? रीड करते हो, बुक पे आते हैं। खोलो बुक अपनी, राइट? अपनी बुक ओपन करो दोस्तों प्लीज, कोई सी भी बुक खोल लो, एक ही बात है। आईसीआई का खोल लो या मेरी बुक खोल लो जो मैंने तुम्हें दी है, इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 खोल लो, राइट? अभी क्या करना है, तुमने इसको पढ़ना है। तुमने इसको पढ़ा, ध्यान से सुनना। ये चारों लर्निंग आउटकम अभी हमने देखे और बहुत सारी बातें मैंने तुम्हें अभी तक बताई। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, बताओ रोल ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है? क्या पूछा मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा। ऑब्वियसली वैसे नहीं पूछा जैसे कि ब्रह्म प्रश्न, यक्ष प्रश्न नहीं पूछा, सिंपल सा पूछा कि भैया ऐसा बताओ सीए का क्या रोल है। अभी आपको मैंने ये इंफॉर्मेशन शेयर की थी आपसे। अभी क्या है, आप फटाफट बताओगे सर वो कंसल्टेंट का काम करता है, टैक्स प्लानिंग करता है, ऑडिट एश्योरेंस का काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन की कंसल्टेंसी देता है, उसको एडवाइजर का रोल प्ले करता है, नहीं बहुत सारे फंडिंग प्रोवाइड करता है, ऐसी चीजें आपने मुझे जानकारी दे दी। इसी तरह से इस बुक को जब हम पढ़ते हैं, अगर मैं पढ़ता हूं AFTER, क्या है? ए है, एक कैरेक्टर है, अल्फाबेट है, डेटा है। आफ्टर, इसका मीनिंग क्या मीनिंग हुआ? कुछ भी नहीं बना अभी। लेकिन मैं ये सेंटेंस पढ़ता हूं, डिस्क्राइब द डोमेन ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, मतलब ये डिस्क्राइब करने वाला है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का डोमेन, ऐसा कहता है। ये मेरी इंफॉर्मेशन है। ये सारी डेटा एंड इंफॉर्मेशन से मिलकर के ये हमारी बुक बन गई। क्या बन गई? फिर से बोलना, अब हमने बुक खोल ली है पहली बार, राइट? डेटा एंड इंफॉर्मेशन से मिलके हमारे पास क्या बन गई? हमारी बुक बन गई। अब एग्जाम में क्या आते हैं? एमसीक्यूज। क्या आते हैं? क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में हमने क्या करना होता है? जितनी इंफॉर्मेशन क्लास में तुमसे शेयर की हुई होती है, नॉलेज जितनी तुमने गेन की हुई थी, बोल दिया ना मैंने नॉलेज, जितना कुछ तुमने इस बुक को पढ़ा है, ये बुक अगर तुमने समझा नहीं और इस बुक से पूछे हुए क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, मतलब तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है। तो क्या मतलब हुई नॉलेज का? मतलब जब हम इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल, इंफॉर्मेशन को अपने एक्सपीरियंस से, अपने अंडरस्टैंडिंग से प्रोसेस करके किसी सवाल का जवाब देते हैं, इंटरप्रेट करके किसी सवाल का जवाब देते हैं, वो हमारी नॉलेज होती है। जैसे तुमसे पूछा कि बताओ सीए के क्या रोल है, तुमने उसका जवाब दिया, मींस तुम्हारे पास नॉलेज थी। तो इंफॉर्मेशन को हम फर्दर प्रोसेस करके किसी सवाल का, किसी क्वेश्चन का आंसर दे सके, दैट इज कॉल्ड नॉलेज। तो वो नॉलेज लेनी है। यहां पे बिजनेस एंड कॉमर्स को हमें समझना है, ध्यान से सुनना, उनकी एक्टिविटीज को हमें समझना है, फैक्ट्स एंड फिगर हमने इकट्ठे करने हैं, डेटा को हमने एनालाइज करना है और करने के बाद उससे हमें हमारे पार्टनर्स का, हमारे बिजनेसेस का, हमारे क्लाइंट का, हमारे अपने जिस कंपनी के लिए हम काम करते हैं, जन एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर का, उसके सवालों का जवाब ढूंढना है, उसको सही एडवाइस करनी है, सही कंसल्टेंसी देनी है, अपने क्लाइंट के काम को ठीक से करवाना है। इसके लिए हमें बिजनेस एंड कॉमर्स के नॉलेज की जरूरत पड़ती है। ये पेपर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बातों के लिए बना हुआ है। दिस इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। नॉलेज बोले तो फैक्ट्स, फिगर्स, इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शंस और स्किल विच इज अक्वायर्ड एंड यूज्ड टू आंसर अ क्वेश्चन, विच इज अक्वायर्ड एंड यूज्ड टू आंसर अ क्वेश्चन। समझ में आ गई बात? तो आई थिंक आपको बीसीके का मैंने इंट्रो दे दिया, बीसीके की बेसिक समझा दी, बिजनेस समझा दिया, कॉमर्स ट्रेड समझा दिया, क्या एक्टिविटीज होती हैं वो समझा दी है। अब आते हैं हम अपनी मॉड्यूल के ऊपर और फिर करेंगे थोड़े से एमसीक्यूज। चलो आप अपनी बुक निकाल लो,
और मैंने कहा हर बुक को पढ़ने का एक तरीका होगा। इसके बगल में मार्जिन नोट्स मार्जिन दी हुई है, यहां पे आपको छोटे छोटे नोट्स अपने नोटिंग करने, जो भी टॉपिक जिससे भी रिलेटेड होगा। अदरवाइज बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके कोई बुक कॉपी बनाने की कोई एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। आपने यहां पे अपना काम करते चलना है, आपका मॉड्यूल क्लियर होता जाएगा। आ जाओ। ह्यूमंस एंगेज देमसेल्फ अल्टरनेटिवली बिटवीन वर्क एंड लाइफ। क्या मैंने ये बात आपसे करी? हम अपने वर्क एंड लाइफ के बीच में बैलेंस करते हैं। जनरली ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है हमारे लाइफ की कि हम लोग दिन भर काम करते रहते हैं, लाइफ भूल जाते हैं। लेकिन यहां हमें मॉड्यूल ने इतनी शानदार चीज से शुरुआत कराई है। खुद मॉड्यूल कहता है कि वर्क एंड लाइफ के बीच में बैलेंस करना सीखना पड़ेगा हमें। जब बीसीके पढ़ रहे, ये बात हमें यहां भी ध्यान रखनी है, राइट? वी वर्क टू अर्न इनकम, ऑब्वियसली मतलब हम इनकम के लिए जो एक्टिविटी करते हैं वो कैसी एक्टिविटी होगी? इकोनॉमिक होगी या नॉन इकोनॉमिक होगी? लाइफ के लिए बात करें, नॉन इकोनॉमिक। बच्चे के साथ समय गुजारना है, पेरेंट्स के साथ, अपनी मम्मी डैडी के साथ, नॉन इकोनॉमिक। चैरिटी करनी है, नॉन इकोनॉमिक। एनजीओ चला रहे, नॉन इकोनॉमिक। लेकिन जब मैं अर्निंग के लिए काम कर रहा हूं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब एक चीज और समझाता हूं, यहां पे ध्यान से सुनना। एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, ठीक है, कि जब ये सेंटेंस आया तो इसका क्या मतलब है, इसको जरा प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करना। आपको एक नई बात बता रहा हूं और फिर यहां से आपको और समझ में आएगा कि ये बीसीके हमारी लाइफ में क्यों है। ध्यान से सुनो। हर इंसान जब सीए बनोगे तो हर बंदे की ना ड्रीम होती है, सबसे पहले वो एक एम्प्लॉय बनना चाहता है। ज्यादातर अगर दुनिया में 80% लोगों से पूछोगे, वो कहता है एक नौकरी मिल जाए यार, सैलरी मिल जाए, बात खत्म। एम्प्लॉय बनना चाहता है। काम करते 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 थोड़े दिन बोर हो जाता है, मालिक बहुत पकाता है, इसके लिए मैं इतना क्यों मेहनत कर रहा हूं, मैं खुद के लिए कुछ क्यों ना करूं। वो कुछ भी अपना, जहां आप खुद के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो, अपने लिए काम करते हो। देखो ना, वर्क, मैंने कहा ना टू अर्न इनकम, हम क्या क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। क्या बोला मैंने? टू अर्न इनकम हम क्या क्या करते हैं? इंप्लॉयमेंट ढूंढते हैं, इंप्लॉयर हमें इंप्लॉय कर लेता है, इंप्लॉय की तरह हमारी मेंटालिटी होती है। 80% लोगों की इंप्लॉयमेंट में खुश रहते हैं। लेकिन ऐसा पाया गया कि 40 से 45% लोग एक टाइम के बाद वहां से असंतुष्ट हो जाते हैं, कहते नहीं यार अपना कुछ करेंगे। तो अपना कुछ करना का मतलब ये नहीं कि आप कोई बहुत बड़ा तीर मार रहे हो, बस इतना डिफरेंस हो गया कि अब आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, लेकिन आपको तो अपनी लिवलीहुड चलानी है। उसे हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। कोई भी हो सकता है, पप्पू पेंचर वाला भी हो सकता है, टिल्लू टिक्की वाला भी हो सकता है, ओम त्रिवेदी क्लासेस वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है। जब कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लेवल से, ये लिवलीहुड के दुनिया से जब थोड़े अलग निकलते हैं, उनकी सोच बड़ी होती है, वो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज अच्छा गेन कर लेते हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, या वो इनोवेशन करने लगते हैं, रिस्क लेने की कैपेसिटी क्रिएट करते हैं, तब जाके वो बनते हैं एंटरप्रेन्योर, या जिसको मैं बोलूंगा बिजनेसमैन, हाई लेवल बिजनेसमैन। बहुत कम लोग एंटरप्रेन्योर बन पाते हैं, ठीक है। ये पेपर आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप इंप्लॉयमेंट एंड सेल्फ इंप्लॉयमेंट के लेवल से आगे निकल के लिवलीहुड अर्न करते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटी का लेवल एंटरप्रेन्योर वाला तो कम से कम हो। इसीलिए आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड ईआईएस 2 पेपर इंटर में भी पढ़ाए जाएंगे और एससीएम एंड एसएफएम फाइनल में भी पढ़ाए जाएंगे, इसीलिए कि आपका जो बिहेवियरल पैटर्न हो वो एंटरप्रेन्योर हो। याद रखना, ये 40 नंबर का पेपर, एमसीक्यू का पेपर, ज्यादा आपकी ग्रूमिंग है और टेक्सचुअल पुश कम है। वो तो 40 नंबर के सवाल आएंगे, वो अपने 40 के 40 आएंगे, बट आपकी ग्रूमिंग के लिए ज्यादा तैयारी करने की है। इंडस्ट्री के हिसाब से आपको तैयार करने के लिए पेपर आपकी लाइफ में आया है, जो बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है और स्कोरिंग तो है ही। उसके बाद हम एंटरप्रेन्योर बनते हैं और एक लेवल आता है जब हम इन्वेस्टर बन जाते हैं, हम जैकमा बन जाते हैं, हम किशोर बियानी बन जाते हैं, हम रतन टाटा बन जाते हैं। अच्छा ये कंपनी अच्छा कर रही है, मेरे पास पैसे बहुत है, रिजर्व सरप्लस है, इसको बाय करते हैं, देखते हैं, इस इंडस्ट्री में आते हैं, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम में पैसा लगाते हैं, एनर्जी सेक्टर में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टर बन जाते हैं। ये 3-4 लेवल हैं, 4 बॉक्सेस है हमारी लाइफ के इनकम अर्निंग के एक्टिविटीज के। मैंने पहले ही कहा था, मैं तुम्हें जो भी पढ़ाऊंगा प्रैक्टिकली पढ़ाऊंगा, हर बात की मीनिंग होगी। अभी तुम्हें लगेगा कि मॉड्यूल तो एक ही पैराग्राफ किया सर अभी तक 1 घंटे में, लेकिन आगे चल के ये सारी बातें आपको बार बार जब आएंगी, आपकी क्लैरिटी अलग होगी। ओके, एम्प्लॉय 80% लोगों की मेंटालिटी एम्प्लॉय की होती है, 10% सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, 7% ही एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं और 3% लोग इन्वेस्टर होते हैं। ये एक रिसर्च कहता है।
और सीए में बीसीके EIS SM पढ़ाने का पर्पस है आपको एंटरप्रेन्योर बनाना एंड इन्वेस्टर बनाना। अब आपकी चॉइस है, आप इंप्लॉय सेल्फ इंप्लॉय से खुश रहना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। दिस इज व्हाई माय डियर फ्रेंड्स वी आर स्टडीइंग दिस पेपर, राइट? गॉट इट? दिस इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपको बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेटजी एंड सिस्टम की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये बात है, इंटरप्रिटेशन है आपके इस लाइन की। We spend the income for sustenance of self and family. In the process, daily we engage in numerous transactions and exchange our income for buying various goods and services. इनकम का हम क्या करते हैं? इनकम से एक्सपेंडिचर होता है, सेविंग भी होती है, सब बातें होती हैं। Being social and socially aware, business is society's organ of growth. मैंने आपको बताया। We also live a family life and engage in social activity, charity and the like. मतलब आपको सिलेबस मेरे साथ पढ़ना है और क्लास में ही पढ़ना है। पहले मैं चीजों को जैसे एक्सप्लेन किया करूंगा, फिर मॉड्यूल पे आएंगे। यही पैटर्न हमने फॉलो करना है, हम सुखी रहेंगे। वी ऑल्सो लिव अ फैमिली लाइफ एंड एंगेज इन सोशल एक्टिविटी, चैरिटी एंड द लाइक। ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। इन दिस चैप्टर वी एलेबोरेट ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज वाइल्स्ट फोकसिंग ऑन बिजनेस एंड डोमेन ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। क्या मैंने आपको सारा समझाया? BCK का मीनिंग समझा दिया, आपको क्लियर है? डन। In today's world, both earning of income as well as its spending has increasingly become dependent on the business and commerce. क्या business and commerce का difference आपको समझ में आया? क्या commerce and trade का difference तुम्हें समझ में आया? क्लियर है ना? हम सिलेबस ही पढ़ रहे थे ना, इधर उधर तो नहीं बातें कर रहे थे, ठीक है? ऐसे ही डिस्कशन, डिस्कोर्स, विजुअलाइजेशन, इंडस्ट्री, एग्जांपल्स, तब आएंगे यहाँ पे। फिर इससे कुछ भी पूछ लो यार, MCQ टिक सही ही जाएगा, राइट? 40 के 40। To begin with, let us view business and commerce as comparison as array of activities of the production, distribution, exchange, buying and selling, trade of goods and services. ठीक है? Okay. सारी एक्टिविटीज मैंने आपको डिफाइन की। Now, whether we work as employees or freelancers, employee or self-employed, right? अभी तुम्हें 4 बॉक्सेस, हमने कहा ना इंसान की जिंदगी 4 बॉक्सेस में बटी हुई है, एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर एंड इन्वेस्टर। मैंने एक चौथी लिमिट भी बोली, चौथा लेवल भी बोला, राइट? देखो यहां पे अब क्या आ गई लाइन। नाउ वेदर वी वर्क एज एम्प्लॉई और फ्रीलांसर मींस सेल्फ एम्प्लॉयड और एज एंटरप्रेन्योर, आर वर्ल्ड ऑफ वर्क इज मेड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। हम इसमें से किसी भी बॉक्स में, इन्होंने 3 बताया, मैंने तुम्हें 4 बताया, इस बॉक्स, इस बॉक्स, इस बॉक्स, मैं चौथा और बताया इन्वेस्टर। कहीं भी हो, अल्टीमेटली हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ी हुई एक्टिविटी ही कर रहे हैं। ये बात हमें समझ में आती है, ये BCK का सब्जेक्ट मैटर है, राइट? एंड इवन इफ वी डू नॉट वर्क फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मच ऑफ आवर स्पेंडिंग टेक्स प्लेस बाइंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड और प्रोवाइडेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली अगर हम कोई माल खरीदने भी जाते हैं, जरूरी नहीं कि हम हर चीज हम ही बना रहे हैं। अरे हम बिजनेसमैन हमेशा थोड़े ही होंगे, हो सकता है मैं इंप्लॉई हूं, पैसे अर्न करता हूं, नेक्स्ट डे बाजार में कुछ खरीदने जाता हूं अंकल की दुकान से, राइट? तो वहां तो माल कहीं से बन के आ रहा है, राइट? हमारे घर में बहुत सारी चीजें पड़ी हैं। कुछ चीजें हमने किससे? प्रोड्यूसर से खरीदी, कुछ चीजें हमने किससे? रीसेलर मतलब रिटेलर, किसी और से जाके खरीदी जिसने मैन्युफैक्चरर से बाय किया और फिर हमें बेचा। हमने एक अलमीरा बनवाया, ध्यान से सुनना, हमने एक अलमीरा बनवाया, किससे बनवाया? बड़े ही अंकल आए, वो कारपेंटर आए और आके उन्होंने बना दिया। लकड़ी लाके हमने उनको दे दी, तो लकड़ी लाके दी वो तो खरीद के दी, जो घर में बनाया वो प्रोडक्शन घर में हुआ। नहीं, कारपेंटर अंकल ने सर्विस दी और वो अपने पैसे लेके चलते मेरे। अलग अलग टाइप की दुनिया है हमारे आसपास। मतलब एक और बात समझ में आई कि इस पूरे सब्जेक्ट में हम अपने आसपास की बातें, डेली लाइफ, जो डेली हमारी लाइफ है, उससे रिलेटेड सारी बातें अगर हम डिस्कस करते रहे, BCK हो जाएगा। बट ध्यान रखना, जो चीजें देखने में आसान होती है ना, वो चीजों के कुछ खास मतलब होते हैं, उतनी सिंपल नहीं होती बिजनेस की दुनिया में कि यार ये तो छोटी सी बात थी। अब हमने सब डिस्कस किया है, अब सारे सेंटेंसेस हमें आसान लगेंगे। Business organization, much of our spending takes place buying various goods and services that have been produced or provided by the business organization. Obviously, बाजार में जरूरत के सामान नहीं, जरूरतें पैदा होती हैं, हम सब जानते हैं। In all probability, most of the goods we buy, we do not buy these straight from the producer, but indirectly from second, third, or even later intermediary or reseller. Even car खरीदते हैं सेकंड हैंड कई बार, कहां से?
कारवाला.com से, है ना, मलौट के कार मार्केट से, वहां से खरीदा, किसी तीसरे 2-3 बार बिक चुकी है, फिर वहां से आया मेरे पास। तो हर चीज कई हाथों से होके कई लेवल पे, जरूरी थोड़ा ही है मैं पेपर खरीदने के लिए जेके पेपर्स के मिल में जाता हूं या आईटीसी की फैक्ट्री में जाता हूं, नहीं ना, मैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदता हूं या मैं किसी रिटेलर से खरीदता हूं या बाजू वाले अंकल की दुकान से खरीदता हूं, राइट। तो ये है, ये एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है, ये होमवर्क है, कुछ भी नहीं है, बच्चों का खेल है। आपको 2 फोटो देख करके आपको अपनी ऑब्जर्वेशन कार्ड तैयार करनी है, जहां आपको बताना है 2 व्यू हैं एक रूम के। लिस्ट द आइटम आइडेंटिफिएबल फ्रॉम पिक्चर, इमेजिन इफ the said item would have been purchased directly from the producer or some reseller। आपको यह बताना है कि इस घर में जो दोनों सामान है, इसमें से कितने सामान डायरेक्ट आपने रीसेलर से खरीदे हैं और डायरेक्ट आपने प्रोड्यूसर से खरीदे हैं। पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर कहां से खरीदा है, यह आपको बतानी है। ऑब्जर्वेशन कार्ड आपको तैयार करना है, यह हो जाएगा। अब आ जाओ एक इंपॉर्टेंट टेबल पे, यह बात भी हमने पढ़ ली है, फिर भी अब ये टेबल हम करेंगे और उसके बाद यहां के बाद हम कुछ एमसीक्यू करेंगे और आज का सेशन एंड करेंगे, राइट। सो देखो, ध्यान से देखना, बीसी के डोमेन, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का डोमेन क्या है, ध्यान से देखना, इसका एरिया क्या है, ठीक है। आपको ये टेबल ऐसे ही है, अभी पहला चैप्टर है, थोड़ा स्लो चलेंगे, छोटी छोटी बातें करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या कर रहे हैं इस पेपर में, क्या करने वाले, नहीं करने वाले। एक्टिविटीज, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, डोमेस्टिक, फॉरेन, कॉमर्स, एड टू ट्रेड, ऑक्सिलरी, ट्रेड सर्विसेज। क्या मैंने बताया था अभी आपको, बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस इंडस्ट्रीज, बिजनेस कॉमर्स, ऑक्सिलरी टू ट्रेड, कॉमर्स ट्रेड, ऑक्सिलरी टू ट्रेड, एक्सप्लेन किया था अभी आपको। सेम बात, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, ट्रेडिंग, अच्छा ट्रेडिंग डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों, बाइंग एंड सेलिंग का काम अपन इंटरनेशनल ग्लोबली भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड भी इसके अंदर आ सकता है, राइट, सिंपल। नेक्स्ट, स्केल, स्केल, छोटा इंटरप्राइज, मीडियम, लार्ज, वेरी लार्ज, कॉर्पोरेशन, ग्रुप ऑफ कंपनीज। जब तुम्हें बिजनेस दिखाया सारे कंपनियों का, तो दिखाया ना, ये जैकमा की कंपनी है, ग्रुप है, एकदम लार्ज एंटरप्राइज, कॉर्पोरेशन बड़ा वाला, नहीं, तो अलग अलग टाइप का स्केल हो सकता है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ठीक, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। ज्योग्राफिकल एरिया, हम लोकल, मतलब मान लो एक कोई कंपनी है जो दिल्ली बेस्ड है, एक कंपनी है जो राजस्थान बेस्ड है, एक कंपनी है, मतलब डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं, लोकल लेवल पे ऑपरेट करती हैं, अपने डोमेस्टिक कस्टमर होते हैं, एक होती है नेशनल लेवल पे, नहीं, जैसे रिलायंस जियो नेशनल लेवल, नहीं, टाटा इंडिकॉम नेशनल लेवल पे, एयरटेल नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे, नहीं, ऐसे ही आईसीआईसीआई बैंक 10, 15, 20 कंट्रीज में काम कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे, डोमेस्टिक, मल्टीनेशनल कंपनियां, कोक, आईबीएम, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ट्विटर, ऐसे बिजनेसेस, मॉडर्न बिजनेस, मल्टीनेशनल, अलग अलग जो ओनरशिप, गवर्नमेंट की हो सकती है, पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हो सकती हैं, सोल प्रोप्राइटर पार्टनर कंपनी कॉर्पोरेट सेक्टर की हो सकती है, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर आने वाली कंपनियां हो सकती है, पार्टनरशिप एक्ट 1930 वाली कंपनियां ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, राइट, सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल में। मार्केट, नेचुरल रिसोर्स का हो सकता है, इक्विपमेंट, कमोडिटी, कैपिटल, लेबर, प्रोडक्शन मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट हो सकता है। इंडस्ट्री आपको डिफाइन किया ना, अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग अलग बिजनेसेस में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेक होल्डर कौन हो सकता है, कंपनी को चलाने वाला प्रोमोटर, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेसमैन जो एंटरप्राइज चलाता है, एंटरप्रेन्योर, नहीं, जैकमा हो सकता है। उसके बाद कोई कस्टमर हो सकता है, स्टेक होल्डर, इन्वेस्टर हो सकता है, बिजनेस ओनर, डायरेक्टर, शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, मैनेजर, इंप्लॉय, सप्लायर, लॉ रेगुलेटर, पॉलिसी मेकर, सपोर्टिंग स्टाफ, फैसिलिटेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी एट लार्ज। मैं कहता हूं मैं एज ए स्टूडेंट हो सकता हूं, मुझे किसी कंपनी को समझना है, क्यों एनालाइज करना है, मुझे एक फाइनेंस का, एक अकाउंटिंग का क्वेश्चन सॉल्व करना है, फाइनल अकाउंट बनाना है, मुझे एक कंपनी की बैलेंस पीएनएल चाहिए, लेकर के मैंने एनालाइज, मैं रिसर्चर हूं, मैं कंपनियों के बारे में रिसर्च करता हूं, मैं भी स्टेक होल्डर हो सकता हूं, राइट। मतलब पूरा बिजनेस का पूरा इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो चैप्टर नंबर 2 में हम डिटेल में पढ़ेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट के तौर पे, समझ में आ गई बात। फंक्शन, फंक्शन बिजनेसेस क्या क्या करती है बताओ,
कोई एंटरप्राइज क्या करती है आप बताओगे? सर प्रोडक्शन करती है, मार्केटिंग सेल्स करती है, लॉजिस्टिक्स संभालती है, कस्टमर केयर होता है उसका, सर R&D डिपार्टमेंट होता है उसके पास, वहां पता चलता है क्या बनेगा। तो डिफरेंट फंक्शन है। IT डिपार्टमेंट होता है। जितने डिपार्टमेंट उस कंपनी को चलाने के लिए जरूरी होते हैं, फंक्शंस, ये सब डोमेन है। BCK में इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए हमने बात करनी है। ये सारी बातें आपको धीरे धीरे मैं बताता जा रहा हूं। फोकस, कंपनी एंटरप्राइज वाइड अ पर्टिकुलर बिजनेस लाइन और अ पर्टिकुलर फंक्शन। कंपनी हो सकती है, कई इंडस्ट्री में इसका फोकस हो सकता है। एक सिर्फ टायर बनाने वाली कंपनी है MRF, उसका काम सिर्फ टायर बनाना वाला, तो एक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कैंट है, वो RO बनाता है, प्यूरिफायर बनाता है। अब ये डिपेंड करता है फोकस। फोकस का मतलब क्या क्या समझा तुमने फोकस से? ध्यान से सुनना। फोकस का मतलब होगा CPT मार्केट। ध्यान से सुनना। किसी कंपनी का फोकस क्या हो सकता है? फोकस का मतलब है कस्टमर। कौन से कस्टमर, किस सेगमेंट के लिए वो माल बनाती है। मान लो हुंडई गाड़ी बनाती है तो आप कहोगे सर माइक्रो, मिनी, सेडान, लग्जरी, इतने टाइप की गाड़ियां बनाती है हुंडई। नहीं, मिनी, माइक्रो, मतलब जैसे कि माइक्रो में ले लो तुम अपना i10, सेडान में ले लो तुम अपना एसेंट, वेरना, ऐसी गाड़ियां। और लग्जरी में फिर बनाती है सोनाटा, नहीं, क्रेटा, SUV सेक्टर सेगमेंट में। तो कस्टमर, उसके हिसाब से होंगे हमारे प्रोडक्ट, फिर उसके हिसाब से होगी मेरी टेक्नोलॉजी। मान लो एप्पल ने तुम्हें आईफोन दिया, कैसी टेक्नोलॉजी? iOS 10 ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम वाला मोबाइल बना के दिया उसने हमने, और आईफोन कहा उसे हमने। मार्केट, नेशनल, इंटरनेशनल, ये फोकस है। कंपनी डिसाइड करती है कि हमारा फोकस क्या होगा, किस सेगमेंट में अपन काम करने वाले, किधर जाने वाले, क्या कस्टमर, क्या प्रोडक्ट, क्या टेक्नोलॉजी, किस मार्केट में ऑपरेट करेंगे। ये कंपनी के, ये बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का फोकस है। नेक्स्ट, कंसर्न। किसी बिजनेस का क्या कंसर्न है आपको बताया? वैल्यू क्रिएट करना। और वैल्यू का मतलब क्या बताया? कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना। और बिजनेस का अपना कंसर्न क्या है आपको बताया? आपके ताऊ ने क्या बताया, आपके अंकल ने क्या बताया, आपके डैडी ने क्या बताया जो बिजनेसमैन है? बिजनेसेस आर रन टू रन द बिजनेस। और उसके लिए हमें क्या चाहिए? सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, मार्केट शेयर, चाहिए नहीं, वेल्थ, गुडविल, ब्रांड, ये सारी चीजें मुझे चाहिए। प्रॉफिट भी चाहिए। ये मेरा कंसर्न है। जब मैं बिजनेस को चलाता हूं, मैं सोचता हूं यार कोई बुरा वक्त आए, कोई रिसेशन आए, कोई कोरोना का इफेक्ट हो, मेरा बिजनेस ना डूबे। सर्वाइवल। अच्छा, मैं नंबर 1 कंपनी हूं, मैं जिलेट हूं। ध्यान से सुनना, मैं जिलेट हूं। मैंने मार्केट में सबसे बड़ा शेयर होल्डिंग स्टेक बना लिया। आज मेरा 80% मार्केट है। मैगी हूं, टॉप पे बैठी हूं, मैं हिला नहीं सकते। तो अब मैं चाहती हूं कि भाई मेरे पोजीशन को कोई ना हिलाए, स्टेबिलिटी। फिर मैं कहता हूं प्रॉफिट तो बहुत जरूरी है। फिर मैं कहता हूं काम को एफिशिएंटली भी करना आना चाहिए, अच्छा मैनेजमेंट हो, एफिशिएंसी हो। फिर मैं सोचता हूं कि भैया प्रॉफिट तो सब ठीक है, लॉन्ग टर्म में कंपनी की वर्थ भी बढ़नी चाहिए। तो हम कहते हैं गुडविल बढ़ाओ, एसेट बढ़ाओ, वेल्थ बढ़ेगा, कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का वेल्थ मैक्सिमाइज होगा। तो दैट इज वेल्थ। एंड मोड, ट्रेडिशनल, फिजिकल, ब्रिक एंड मोटार, इन स्टोर, डिजिटल, ऑनलाइन। काम कैसे करते हो भैया? तो कोई कहता है हम तो अभी भी मैन्युअली करते बाबूजी, उसी दुकान में बैठ के खाता बही निकाल के करते। कोई कहता है हम तो अपनी ग्रोसरी शॉप है हमारी। नहीं, मोड है ना, कैसे काम करते। एक तो है हमारा स्टोर है, एक हम कहते हैं नहीं हम तो मॉडर्न काम करते हैं, ई बिजनेस करते हैं, हमारी अपनी वेबसाइट है, हमारा काम सारा मैनुअल नहीं है, सब यहाँ पे सॉफ्टवेयर लगे हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको बोलते हो आप, टैली लगी है, टैली के थ्रू मैं काम करता हूं, ERP लगी है, SAP, उसके थ्रू काम करता हूं, बैंक है, कोर बैंकिंग सिस्टम है, CBS बोलते हो ना, कोर बैंकिंग, किधर भी जाते हो किसी ब्रांच से पैसा निकल जाता है, CBS, ये सब पढ़ोगे आगे चल के इंटरमीडिएट में, राइट। अच्छा, मैं तो ऑनलाइन, मैं तो ई-कॉमर्स, मैं तो फ्लिपकार्ट हूं, मैं तो वैसे काम करता हूं। नहीं, आजकल लोग कर रहे हैं ना सारे, नीचे दुकान ऊपर मकान। नहीं, आगे दुकान, आगे रिटेलिंग, पीछे ई टेलिंग। बाप बैठ के दुकान चला रहा है, बेटा बैठ के उधर ई-कॉमर्स कर रहा है, पीछे बैठ के ई टेलिंग कर रहा है, फ्लिपकार्ट पे माल बेच रहा है, अपने पोर्टल पे अपलोड कर रहा है, वहां से बेच रहा है। गॉट द पॉइंट। ये है पेपर का बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में बिजनेस को करने के मोड। बेसिकली आपको बताया जा रहा है कि बिजनेस की एक्टिविटी क्या है, बिजनेस का स्केल क्या है, उसका ज्योग्राफिकल स्कोप क्या है, ओनरशिप क्या है, मार्केट क्या है, स्टेक होल्डर कौन है, उसके फंक्शंस क्या है, उसके कंसर्न क्या है, उसके मोड क्या है, अंडरलाइन डिसिप्लिन, किन किन चीजों से इसको लेना देना है, इकोनॉमिक्स से लेना देना है। बताओ ना, मैंने कहा ना कंप्लायंस,
तुम्हारी जिम्मेदारी है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी बिजनेस के लिए। बिजनेस को भी जरूरी है, इकोनॉमिक्स से लेना देना है, लॉ से लेना देना है, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी फिलॉसफी होती है, उससे लेना देना है, साइकोलॉजी, कस्टमर वैल्यू क्रिएट हुई ना। ये माल हमने क्यों खरीदा? क्योंकि मैंने ऐसा सोचा, मेरी परसेप्शन, मेरा साइकोलॉजी, मेरा दिमाग कहता है कि ये माल 10,000 का है, 8,000 में दे रहा फ्लिपकार्ट, यूं बाय कर ले यार। साइकोलॉजी, इसीलिए कस्टमर का बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर, हर चीज को इन्फ्लुएंस करती है साइकोलॉजी। ये भी पढ़ना होता है, हमें समझना होता है इंप्लॉय कैसे सोच रहा है, मालिक कैसे सोच रहा है, मार्केट कैसा बिहेव करेगी, अच्छा कस्टमर क्या सोचता होगा, कस्टमर की परसेप्शन क्या है, कौन सा प्रोडक्ट बनाओ जो कस्टमर को भा जाएगा, उसको पसंद आ जाएगा। नहीं, कस्टमर सेंट्रिक मार्केट है ना आजकल। एंड द लास्ट इज सोशियोलॉजी, सामाजिक विज्ञान। बोले तो बिजनेस इज सोसाइटीज ऑर्गन ऑफ ग्रोथ। यहीं से शुरू किया, यहीं पे खत्म कर रहा हूं, राइट। आज की सभा में बस मॉड्यूल का इतना, अंडरस्टैंडिंग इतनी। आज हमने क्या क्या किया, बच्चे जरा फटाफट एक बार मेरे साथ रिकैप करेंगे और फिर करेंगे कुछ एमसीक्यू और फिर चलेंगे हम घर, राइट। फिर हम करेंगे छुट्टी आज की, सॉरी। ओके, एक बार फास्ट मेरे साथ रिकैप करेंगे क्या क्या किया हमने। बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज मॉड्यूल डिस्कस किया, बहुत अच्छे। हमने आपके बारे में देखा कि आप क्यों यहां आए हो, इस क्लास में क्यों बैठे हो। आपने सीए बनना है, लास्ट कोर्स है, इंटरेस्टिंग है, स्कोरिंग है, इजी पेपर है। हम सब सीए बन के क्या करने वाले हैं, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, बीसीके की नॉलेज को अप्लाई करने वाले। किधर अप्लाई करने वाले? इन कंपनीज में, चाहे आईटीसी हो, नेस्ले हो, कोई भी बड़ी कंपनी हो, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट। हमारा रोल है यहाँ पे, ओएनजीसी हो या कोई भी एशियन पेंट्स हो। और रोल क्या है हमारा? रोल ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है? ऑब्वियसली कंसल्टेंसी देना, फंडिंग, अकाउंटिंग एंड कंप्लायंस की बात, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, टैक्स प्लानिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, ये सब हम रोल प्ले करने वाले इंडस्ट्री में। इसलिए पेपर हम पढ़ रहे हैं, और खासकर इसलिए भी पढ़ रहे हैं कि डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज, डिफरेंट न्यूज़पेपर, मैगजीन को पढ़ने का, उससे नॉलेज को, बिजनेस कोशिएंट को बढ़ाने का। क्या बढ़ाने का? अपना बीसीक्यू, बीक्यू, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज कोशिएंट इंक्रीज करने के लिए हमें बहुत सारे पेपर्स, न्यूज मैगजीन, इनको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, सो दैट कि हम बता पाए बिजनेस को सही सॉल्यूशन सही टाइम पे। 6 चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू बीसीके, बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड बिजनेस ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस एंड कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी। बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हमने मॉड्यूल के साथ साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा डेवलप करनी है, ये हमने आउटलाइन किया। ये 5 हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव थे, एंड बेसिस पे वी ट्राइड टू डिफाइन व्हाट इज बीसीके। बिजनेस 4 तरह के लोग होते हैं, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर। डिपेंड्स कि हमें क्या बनना है। हमारा फोकस होगा एंटरप्रेन्योर एंड इन्वेस्टर बनने के ऊपर। एट द सेम टाइम मैंने आपको समझाया बिजनेस क्या है, डोमिनोज के एग्जांपल से बिजनेस क्या है। तो फिर से आप मेरे साथ बोलेंगे, बोल के करेंगे, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी टू सैटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर और सोसाइटी। इसलिए बोला सोशल साइंस इसका डोमेन है, साइकोलॉजी इसका डोमेन है, क्योंकि कस्टमर की साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस करता है कौन? बिजनेस। और हमें समझना है बिजनेसेस के डिफरेंट एग्जांपल्स हमने किए, एंटरप्रेन्योर्स को देखा, एंटरप्राइजेज के बारे में बात करी, स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंटरप्राइजेज हो सकते हैं, इसीलिए ये सब डिस्कस किया था। आपको सारी बात, अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री होती है, अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप के बिजनेसमैन होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, और इन सब की नॉलेज गेन करने के लिए हम पढ़ रहे हैं बीसीके, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। तो ये सारा रेंज होगा हमारा, जिसको अपन डिस्कस करने वाले। बिजनेस की एक्टिविटी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 2 पार्ट में होती है। ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड को मिलाया तो कॉमर्स बना। डिटेल में आपको समझाया, इंडस्ट्री आपको एक्सप्लेन किया, डेटा आपने समझा, इंफॉर्मेशन, मतलब हर बिजनेस, एंटरप्राइज, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, जैसा भी एंटरप्राइज हो, हमने माइक्रो, मिनी, जैसा भी हो, कस्टमर हो, जिस भी सेगमेंट की बात करता हो, जिस भी टेक्नोलॉजी की बात करता हो, उसके फैक्ट्स, फिगर, डेटा, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। और बिजनेस के लिए जो इन्फॉर्म डिसीजन लेना है, या बिजनेसमैन को जो एडवाइस करनी है, जो कंसल्टेंसी देनी है, उसके लिए हमारे पास काफी नॉलेज होनी चाहिए एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसलिए पेपर अपन पढ़ रहे हैं, इंट्रो टू बीसीके में भी डिस्कस किया। कल हम शुरू करेंगे स्ट्रेटजी के साथ। अभी हम करेंगे कुछ खास बीसीके स्टाइल में एमसीक्यू। लेट्स स्टार्ट विद मॉडल एमसीक्यूज, few MCQs for at least 10 to 15 minutes, and then we'll proceed. Thank you.
फ्रेंड्स, वेलकम टू KBCA, कौन बनेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके थ्रू हम करने वाले हैं फ्रेंड्स अपने MCQs। ठीक है, आपको बहुत मजा आएगा। इसके रूल बता देता हूं। मैं आपके सामने कुछ रखूंगा इस तरह से MCQs, जो आपके सामने एक एक करके स्क्रीन के ऊपर आएंगे, ठीक KBC की तरह। ये मैंने आज से 2 साल पहले इसको इवॉल्व किया था और तब से मैं सारे MCQs ऐसे ही कराता हूं अपने बच्चों को, चाहे वो CA इंटरमीडिएट में या SSM में हो या यहाँ BCK में हो। आपको बहुत मजा आएगा और हर क्वेश्चन के बाद आपको पूरे 30 सेकंड दिए जाएंगे सोचने के लिए करेक्ट आंसर। फिर करेक्ट आंसर आपको देना है, फिर कंप्यूटर बाबा से पूछेंगे, चेक करेंगे। हाँ, KBC की तरह यहाँ कोई सट्टेबाजी नहीं होगी, आपको कोई गिफ्ट हर आंसर पे नहीं मिलेगा, बट ये इंटरेस्टिंग तरीका होगा। टिक टिक करने से पढ़ने से अच्छा है कि थोड़ा हम इंटरेक्टिव टूल से इसको जानने की कोशिश करेंगे। बहुत मजा आएगा। इट विल बी अ फन एंड विल लर्न ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट। आर यू रेडी गाइस विद क्वेश्चन नंबर 1? चलो, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और मैं पढ़ रहा हूं आपको। द फाइनेंशियल सेक्टर कंप्राइजेज विच ऑफ द फॉलोइंग? एंड ऑप्शंस आर ए बैंक्स, बी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, सी डीलर्स रियल एस्टेट एंड डी ऑल ऑफ द अबव। एंड योर टाइम स्टार्ट्स, योर 30 सेकेंड्स। अच्छा वक्त शुरू हुआ, आपको देना है सही जवाब। फाइव, 4, 3, 2, 1। योर टाइम इज ओवर। चलो फटाफट जवाब दो। कौन सा जवाब, ए सही है या बी सही है, या कुछ लोग डी के साथ जाना चाहेंगे? लेट्स चेक। कंप्यूटर बाबा से पूछते हैं विच इज द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, आप सब सही होंगे। बैंक इज द करेक्ट आंसर। फाइनेंशियल सेक्टर में जो कंप्राइज होता है वो बैंक है। बैंक कंप्राइजेज इन फाइनेंशियल सेक्टर, सो दैट्स कूल। आपका सही जवाब। लेट्स टेक द अनदर क्वेश्चन and the question on your screen, Mr. आदित्य पुरी। देखो, मैं क्वेश्चंस ऐसे ही कराऊंगा, क्रिएटिव क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत सारे मैंने खुद से बनाए। The CEO of HDFC Bank Limited is planning to open a new subsidiary of the bank for expanding its insurance and risk covering business activities. Insurance and risk ट्रेड है कि कॉमर्स है? ऑक्सिलरी टू ट्रेड है। कॉमर्स की एक्टिविटी पूरी हो रही है क्या? ओके, बैंकिंग। Which of the following objective of a business should have more focus during the beginning stage of the subsidiary business? मैंने आपको पढ़ाया है कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, गोल्स क्या है, क्या करना चाहता है वो, सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, आपको सब पढ़ाया है, ग्रोथ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सारी बातें आपको बताई। वहां से क्वेश्चन बनाया है कि क्या उनमें से क्या जरूरत होगी, कब। पंचिंग लाइन है इस सवाल का कि बिजनेस शुड हैव फोकस ड्यूरिंग द बिगिनिंग स्टेज ऑफ द सब्सिडियरी बिजनेस। Options are, my dear friends, profitability, survival, growth and D is efficiency. आपको बहुत सोच के जवाब देना है। पूरे 30 सेकंड आपके होंगे और आपका अच्छा वक्त शुरू हुआ। सोचो और ठीक से जवाब दो प्लीज। Three, 2, 1 and 0. Your time is over. बताओ क्या सही गेस किया आपने? प्रॉफिटेबिलिटी शुरुआत में चाहिए, सर्वाइवल चाहिए, ग्रोथ चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए। किसकी रिक्वायरमेंट बिगिनिंग स्टेज पे आदित्य पुरी को HDFC बैंक में नया कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हुए उनको जरूरत पड़ेगी? BCK का ब्रह्म सवाल, एकदम मस्त वाला सवाल, एकदम यक्ष प्रश्न आपका, ढिंचाक वाला क्वेश्चन। प्लीज टेल मी, यो क्वेश्चंस नहीं, किसकी जरूरत होगी? चेक करें आंसर, A, B, C या D। कंप्यूटर जी, कौन सा सही आंसर है? B, सर्वाइवल। ग्रेट, B सर्वाइवल। क्यों? क्योंकि कंपनी को शुरुआती दौर में सबसे ज्यादा सर्वाइवल की जरूरत होती है। उसके बाद वो ग्रोथ की बात करता है, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करता है, उसमें एफिशिएंसी कंट्रीब्यूटर बनता है। आपने ठीक समझा। अभी धीरे धीरे मैं अभी जनरल नॉलेज आपकी टेस्ट कर रहा हूं बिजनेस की, फिर जब नेक्स्ट क्लास से अपन शुरू करेंगे ज्यादा डिटेल में सिलेबस के अंदर घुस जाएंगे, स्पेसिफिकली उन्हीं लाइंस के बात की बातें ज्यादा करेंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, सोचना और सोच के ठीक से अपना पूरा वक्त लेके जवाब दो। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आर द कस्टोडियन ऑफ नेशंस रिसोर्सेस। ट्रू है, फॉल्स है, A, B दोनों में से कोई सही नहीं है, नन ऑफ द अबव है।
आपको सिर्फ 15 सेकंड मिलेंगे और आपका अच्छा वक्त ये रहा, शुरू हो गया। मैं घड़ी की सुई को शांत कर देता हूं और आपसे आंसर जानना चाहता हूं, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट नेशन के रिसोर्सेज का कस्टोडियन है? अगर ऐसा है तो मोदी जी ने सीए फाउंडेशन डे पे कहा था, आपके देश के प्रधानमंत्री ने, कि सीए के कलम की ताकत एक पीएम के कलम की ताकत से भी ज्यादा होती है। सो लेट्स चेक द आंसर। बहुत आसान सवाल था। यस, ट्रू है। ए इज द करेक्ट आंसर। सो ऑल ऑफ यू वर करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट करेंगे ऐसे ही क्वेश्चन, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे, इंटरेस्टिंगली करेंगे, राइट? Dash gains more prominence during the initial stage of establishment of the enterprise and during general economic adversity. ध्यान से सुनना, जब कोई इकोनॉमिक रिसेशनरी टाइम हो, बुरा वक्त हो, अभी जैसा चल रहा है ऐसा हो, तो उस टाइम में किसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को? ए, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, एफिशिएंसी, सर्वाइवल। किसकी सबसे ज्यादा जरूरत है इन चारों में से? आपको सोच के जवाब देना है। पूरे 30 सेकंड आपके होंगे। ये रहा आपका अच्छा वक्त। थिंक केयरफुली एंड आंसर केयरफुली। टाइम इज ओवर माय डियर फ्रेंड्स। आपने क्या गेस किया, ए या डी, बी या सी? आई थिंक आपने सही गेस किया होगा। लेट्स आस्क कंप्यूटर बाबा सही जवाब। सर्वाइवल। शुरुआती दौर में किसी भी बिजनेस को या रिसेशनरी टाइम में, बुरे वक्त में किसी भी बिजनेस को सर्वाइवल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अभी कोविड, पूरे दुनिया में रिसेशन छाया हुआ है। इस टाइम में क्या चाहिए? सर्वाइव हो जाए, फिर स्टेबिलिटी एंड फिर प्रॉफिटेबिलिटी एंड फिर ग्रोथ एंड फिर बात करेंगे किसी और चीज की, वेल्थ की। चलो एक और सवाल लेंगे और आज का सेशन खत्म करेंगे क्योंकि हमारा भी वक्त हो रहा है खत्म एज पर द शेड्यूल। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे एंड हियर इट इज ऑन योर स्क्रीन। पेरियर, अ फ्रेंच ब्रांड, एक कंपनी है, फ्रांसीसी कंपनी है, उसका एक ब्रांड है। नेचुरल बॉटल्ड मिनरल वाटर बिस्लरी की तरह बनाती है। कैप्चर्ड एट द सोर्स ऑफ वर्गीज, जहां भी होता है। लोकेटेड इन द गार्ड डिपार्टमेंट, जहां भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। विदेशी नाम ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए आपको डाल दिए जाएंगे। तुमने उस कंफ्यूजन के ताले को तोड़ना है। नेक्स्ट, इट इज प्लानिंग टू ओपन एन इंडियन सब्सिडरी, मतलब इंडिया में धंधा शुरू करना चाहता है, बिजनेस है, कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहता है, इंडिया में ट्रेड करना चाहता है, इंडिया में देखना पड़ेगा। इट वांट्स टू इंक्रीज इट्स टर्नओवर, कोई भी बिजनेस अपना स्कोप बढ़ाना चाहता है। देखो मैं तुम्हें पूरा बीसी के डोमेन में घुमा रहा हूं और सवाल बनाया है मैंने, छोटे छोटे सवाल। एंड ग्लोबल मार्केट शेयर, बढ़ाना चाहता है वो मार्केट शेयर, यही तो ऑब्जेक्टिव होता है। विच ऑफ द, यही तो वैल्यू है जो बिजनेस के लिए क्रिएट करता है। ठीक है, सब ठीक जा रहा है ना, जितना हमने आज सुना है, सोचा है, देखा है। और ध्यान रखना, फिर मैं रिपीट करूंगा, मॉड्यूल को रटने की, ज्यादा पढ़ पढ़ के सोने की जरूरत नहीं है। मॉड्यूल अपने आप हो जाएगा। मैं आपको समझाता जाऊंगा, विजुअलाइज कराता जाऊंगा, एक्सपीरियंस एग्जांपल के साथ सब बताऊंगा। आपको कॉन्फिडेंस रखना है क्योंकि आप उस आदमी से पढ़ रहे हो जिसने आपका मॉड्यूल ही बनाया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सारे मैं गारंटी दे सकता हूं आपको 40 के 40 एमसीक्यू आपसे होंगे, क्योंकि हम 1000 से ज्यादा एमसीक्यू इस तरीके से करने वाले हैं केबीसीए स्टाइल में, राइट, अपने कोर्स ड्यूरेशन के दौरान। तो आराम से होगा, सब समझ में आएगा। Which of the following objective is it trying to achieve? जब वो इंडिया में बिजनेस शुरू करना चाहता है तो क्या करना चाहता है? वो यहाँ पे अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहता है, मार्केट शेयर ग्रो करना चाहता है। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव? ऑप्शन ए प्रॉफिटेबिलिटी, सर्वाइवल, सी इज ग्रोथ एंड डी इज एफिशिएंसी। पूरे 30 सेकेंड आपको दिए जाते हैं, सोचिए और ध्यान से आंसर कीजिएगा। बहुत डिपेंड करेगा, एक एक आंसर सोच के जवाब देना है। कई बार ऑब्जेक्टिव में नियर परफेक्ट आंसर होते हैं। बी ए दोनों लगेगा, दोनों सही है। डी ए दोनों लगेगा, दोनों सही है। इंस्टीट्यूट आपसे डिमांड करता है जो मोस्ट परफेक्ट एंड नियरेस्ट आंसर हो वो टिक करने का, राइट? सो टेक योर टाइम, पूरे 30 सेकेंड आपके हैं एंड आंसर केयरफुली।
3, 2, 1, 0 ओवर। तो फ्रेंड्स, क्या है सही आंसर बताओ? क्या कर रहा है ये कंपनी? क्या फ्रेंच कंपनी क्या करने की कोशिश कर रही है? लेट्स चेक द आंसर। कंप्यूटर बाबा से पूछ लेते हैं। ग्रोथ की बात कर रही है, तो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज हमें सिखाती है जब भी कोई कंपनी ऐसा कुछ करने जा रही है मतलब वो ग्रोथ की बात कर रही है। सो फ्रेंड्स, ये था आज तक। आपको मुझे लगा कि सिलेबस अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप सो। आपको 2-3 चीजें करनी है बच्चों। एक तो अपनी बुक को एक ध्यान से पढ़ना है, मेरे साथ पढ़ना है। घर पे आपको बीसीके खोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको अपनी तरफ से एश्योरेंस दे रहा हूं। एमसीक्यू मेरे साथ करने हैं, प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा। बहुत सारे ऑटोमेटेड आपके मोबाइल पे एमसीक्यू आ जाएंगे, आपको टिक टिक करना है, प्रैक्टिस भी मैं ही कराऊंगा। कॉन्सेप्ट यहां पे पढ़ पढ़ के रटने नहीं है, समझने हैं। आप सब समझ चुके हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी सब्जेक्ट की तो 40 के 40 एमसीक्यू आप टिक करने वाले हो। बुक हमने बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट करके आपके लिए भेजी है, आप उसका अच्छा इस्तेमाल करेंगे। क्लासेस ऐसे ही चलती रहेंगी। शुरू की 2-3 क्लासेस नो डाउट मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़ी स्लो होंगी, क्योंकि मैं पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूंगा, टर्मिनोलॉजी से आपको काफी कंफर्टेबल बना दूंगा, और उसके बाद हम करेंगे बच्चे फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करके। और इस पेपर को, ये पेपर आपको बहुत मजा देने वाला है। तो बस मैं चलते चलते इतना कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी जीते रहिए। अपना और अपने दिल का बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत जरूरी है दिल का ख्याल रखना। फिर मिलता हूं अगले सेशन में इसी चैप्टर के दूसरे लेक्चर के साथ। सी यू सून, थैंक यू, बाय बाय।